आज के जूम सेशन की मैंने एडजस्टमेंट्स या सेटिंग्स ऐसी रखी हैं कि हमारा जो भी कोई साथी चाहे वो हमें ऑनलाइन आराम से ज्वाइन कर सकता है। किसी भी शख्स को उन्हें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्ट्रेट अवे हमारी मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे ये आपको एक छोटा-सा ये दे सकूँ, बैकग्राउंड दे सकूँ कि आज का हम अपना सेशन जिस बारे में करने वाले हैं, वो क्या है? देखिए, आज के सेशन का बेसिक कोर फोकस, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने एक वीडियो आपको भेजा था। एक पल के लिए मैं आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखा देता हूं, जिससे कि आप हमारे आज के इस सेशन के पर्सपेक्टिव से कनेक्ट हो पाएंगे। सो मैं आपको इसके पहले कि हम सेशन को आगे बढ़ाएं, मैं आपको वो वीडियो एक बार फिर दिखाना चाहता हूं। और ये दिलचस्प बात कुछ इस तरह से। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अंबर अरुंदेकर है और मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक ट्रेनर हूं। आज मैं आपसे एक बहुत छोटी सी 2 से 3 मिनट की बात करने के लिए आया हूं और ये दिलचस्प बात कुछ इस तरह से है कि आप चाहे जिस किसी फील्ड में काम करते हो, जी हाँ, आप चाहे जिस किसी फील्ड में काम करते हो, जिस किसी प्रोफेशन में काम करते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी परफॉर्मेंस इक्वेशन बड़ी सिंपल, बड़ी साधारण, अनकॉम्प्लिकेटेड होती है और लगभग हर इंडस्ट्री में सेम होती है। परफॉर्मेंस इक्वेशन क्या है, मैं क्या बात करना चाहता हूं? देखिए, परफॉर्मेंस इक्वेशन का मतलब होता है कि आपके लिए इनपुट प्लस प्रोसेस इज इक्वल टू आउटपुट। जी हाँ, आपकी परफॉर्मेंस इक्वेशन इतनी ही सिंपल है, इनपुट प्लस प्रोसेस इज इक्वल टू आउटपुट। अब दिलचस्प बात क्या है साहब, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हम सब लोग इस परफॉर्मेंस इक्वेशन में उसी चीज से ज्यादा सरोकार रखते हैं जिसे हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते। क्या? जी हाँ, आउटपुट। हम सबको सरोकार या मतलब या इंटरेस्ट रहता है सिर्फ आउटपुट में, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम आउटपुट को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते। हम किस चीज को कंट्रोल करते हैं साहब? हम कंट्रोल करते हैं पार्शियली इनपुट को। जी हाँ, लोग कहते हैं कि मेहनत करना मेरे हाथ में है, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं कह रहा हूं कि मैं इनपुट को ये कह रहा हूं कि आप पार्शियली कंट्रोल करते हो, तो उसकी वजह यह है कि अगर आप सेल्स के फील्ड में हैं तो आपका इनपुट है आपके प्रोस्पेक्ट्स के साथ की आपकी मीटिंग। आप चाहे जितनी शिद्दत से प्रोस्पेक्ट से मिले, लेकिन साहब आपके प्रोस्पेक्ट्स की क्वालिटी को आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं करते। हर प्रोस्पेक्ट सेम क्वालिटी का नहीं होता, हर प्रोस्पेक्ट जो अपीयरेंटली एक जैसा लगता है एक जैसा नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं कि आप प्रोस्पेक्ट्स को या इनपुट को पार्शियली कंट्रोल करते हैं, पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करते। तो आप पूरी तरह से क्या कंट्रोल करते हैं? परफॉर्मेंस इक्वेशन में आप पूरी तरह से सिर्फ एक चीज कंट्रोल करते हैं और वो होता है प्रोसेस। जी हाँ, प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, इसकी एक झलक अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सेल्स एक प्रोसेस है और सेल्स के प्रोसेस में ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप MONEY, जी हाँ साहब, आप या मैं, हम सबको जिंदगी में सरोकार पैसे से है। इसलिए मैंने कहा है कि सेल्स के प्रोसेस को मैंने मनी नाम दिया है। मनी का मतलब होता है मेकिंग कॉल्स टू गेन अपॉइंटमेंट्स, opening sales call smartly, doing the need analysis, establishing the solution and closing, and your future referrals. तो साहब ये जो सेल्स प्रोसेस है, अगर आप इस सेल्स प्रोसेस को बहुत स्मार्टली फॉलो करेंगे तो आपके सक्सेस की चांसेस बढ़ जाने वाले हैं। और मैं आपको इस कार्यक्रम में या इस छोटी सी बातचीत के जरिए आपसे बात करने आया ही इसलिए हूं कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आने वाले कुछ दिनों में एक बहुत ही शानदार सा। हाय पार्टनर्स, मुझे बताएं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हम जब भी इस परफॉर्मेंस इक्वेशन, जिस परफॉर्मेंस इक्वेशन का मैं जिक्र कर रहा था, हम इस परफॉर्मेंस इक्वेशन की RHS यानी कि सिर्फ आउटपुट पर ज्यादा फोकस करते हैं, या हम लोग सिर्फ और सिर्फ आउटपुट से कंसर्न्ड होते हैं? यस और नो, आप मुझे चैट बॉक्स में आपका जवाब दे सकते हैं। क्या आप और हम सबको आउटपुट यानी कि हमारे नंबर ऑफ पॉलिसीज कितनी हुई, हमारे केसेस कितने क्लोज हुए, हमारा प्रीमियम कितना आया, हमें अमूमन इन्हीं चीजों से सरोकार होता है।
अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो मुझे चैट बॉक्स में यस जरूर दीजिएगा। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप और हम चाहे जितना भी सरोकार आउटपुट से रखें, आउटपुट वो चीज है जो आप या मैं, हम में से कोई भी डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता। जी हाँ, आउटपुट वो चीज है जो आप या मैं, हम कोई भी डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते। अलबत्ता ये बात सही है कि हम इस आउटपुट को कंट्रोल करना चाहते हैं, इस आउटपुट से हमारा सबसे ज्यादा सरोकार जरूर होता है। लेकिन अगर आप और मैं अक्सर उस पॉइंट में या उस एरिया में ऑपरेट करेंगे जो हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, तो उस एरिया पे फोकस करने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसा मैंने आपसे कहा था, अगर आप ये कार्यक्रम का जो प्रमोशनल वीडियो या एक छोटा सा कर्टन रेजर का जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, उस वीडियो में मैंने आपसे यह कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि इस फील्ड में, जिस इंश्योरेंस सेल्स की प्रोफेशन में आप जुड़े हुए हैं, इस फील्ड में अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा प्रोसेस नाम के स्टेप पर। जी हाँ, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। मैं इनपुट पर इसलिए बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं करना चाहता, इनपुट तो आपको डालना पड़ेगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि मैं इनपुट को स्पेसिफिकली क्यों उतनी उतनी तवज्जो नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इनपुट भी एक हद तक हम कंट्रोल करते हैं, एक हद से आगे हम इनपुट को कंट्रोल नहीं करते। आप किस प्रोस्पेक्ट्स के पास जा रहे हैं, उस प्रोस्पेक्ट की क्वालिटी क्या है, उस प्रोस्पेक्ट की मनस्थिति क्या है, उस प्रोस्पेक्ट के पास करंट लेवल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स उसके हाथ में कौन कौन से हैं जो करंटली वो ओन करता है, उसकी जिंदगी में कोई बीमा अभिकर्ता है नहीं है, ये सारी चीजें यू डोंट कंट्रोल। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई आप तो सिर्फ और सिर्फ 100% अगर कोई चीज कंट्रोल कर सकते हैं तो वो है प्रोसेस। और आज मैं आपसे इसी प्रोसेस के बारे में बात करने के लिए ये सत्र मैंने प्लान किया है, ये सेशन मैंने प्लान किया है ताकि मैं आपको इस प्रोसेस से इंट्रोड्यूस करा सकूं। देखिए, जब भी मैं प्रोसेस की बात करता हूं तो मैं मेरे सारे साथियों को यह सूचित करता हूं कि प्रोसेस बेसिकली और कुछ नहीं है। प्रोसेस एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज का ग्रुप है, यदि आप जिसे फॉलो करते हैं तो आपको हमेशा प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। जी हाँ, प्रोसेस इज नथिंग एल्स बट सीक्वेंस ऑफ सम सच स्टेप्स व्हिच आर गोइंग टू गिव यू प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। और अगर मैं आपसे कहूं कि हम इंश्योरेंस की फील्ड में काम करने वाले लोगों के साथ की एक सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि हम हमारे फील्ड में प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, इसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। इंश्योरेंस के फील्ड में काम करने वाले या फाइनेंशियल प्लानिंग के फील्ड में काम करने वाले या फ्रीलांसिंग के फील्ड में काम करने वाले या प्रोफेशनल्स जिनकी कोई फिक्स सैलरी वाला जॉब नहीं होता, उनकी जिंदगी में ये स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अगर आप लोग भी इस बात से मेरी इत्तेफाक रखते हैं कि आप लोगों के लिए भी ये इनकम की जो स्टेबिलिटी है एज एन इंश्योरेंस एजेंट, जो इनकम की स्टेबिलिटी है, अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो प्लीज मुझे टेक्स्ट कीजिए, मुझे चैट बॉक्स में यस कीजिए। मुझे मेरे एक साथी जो ये कहते हैं कि आई विल डू कोल्ड कॉलिंग बट हाउ टू स्टार्ट विद टॉक टू अननोन पीपल एंड प्रोस्पेक्ट्स। जी हाँ साहब, देखिए मैं आप लोगों से सबसे गुजारिश करता हूं कि आज के कार्यक्रम में मैंने जो पैटर्न थोड़ा सा तय किया है वो कुछ इस तरह से किया है कि मैं पहले जो आपसे बात करना चाहता हूं, आपको मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा। जब आप वो पूरी बात सुन लेंगे 10 में से 9 बार मुझे लगता है कि आपकी समस्याओं का निराकरण स्वयं वो हो जाएगा। I mean, if you listen to what am I saying till the end, you will probably get answers to all your questions without even having asked them. But if you still believe that आपको कई सारे सवालों के जवाब आपके अनुत्तरित रह गए, there are few questions that you still have unanswered, you may actually keep asking me those questions. So if that's all right, we move on. तो पार्टनर, आज मैं जो बात आप लोगों से करने के लिए आया हूं, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, irrespective of the profession that you are in, the performance equation is simple. जी हाँ, अभी अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो मुझे बताइएगा, आप इस बारे में बिलीव करते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस इक्वेशन वाकई इतना सिंपल है? इनपुट प्लस प्रोसेस प्लस आउटपुट। अगर आप लोग इस परफॉर्मेंस इक्वेशन में बिलीव करते हैं, अगर आपको लगता है कि परफॉर्मेंस इक्वेशन सही है, तो प्लीज मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में आप लोग टाइप करके बताइएगा कि आप इस परफॉर्मेंस इक्वेशन से कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों से आपने या हमने मिलना है, द मोर पीपल वी मीट, आप जितने ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स के साथ मिलेंगे उतने आपके बिजनेस की आउटपुट निकल के आने की संभावना बहुत ज्यादा है।
लेकिन मात्र प्रोस्पेक्ट से मिलने से कभी आपका काम सॉल्व नहीं होगा. इट इज जस्ट नॉट अबाउट गोइंग एंड मीटिंग द प्रोस्पेक्ट्स. इट इज अबाउट आप प्रोस्पेक्ट से मिलने के बाद किस तरह से काम करते हैं. सो क्वालिटी ऑफ इनपुट जो आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते, प्लस प्रोसेस एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोसेस जो आप डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, इससे आपके जो सक्सेस है वो आपका डिसाइड होने वाला है. इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे मैंने आपको कहा, हम आउटपुट को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रोसेस पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाते. या मैं यूं कह लूं कि हम इनपुट पे या प्रोसेस जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है उस पे भी ज्यादा फोकस नहीं कर पाते. अभी जैसा मैंने आपसे कहा कि सेल्स एक प्रोसेस है, और उस प्रमोशनल वीडियो में भी मैंने आपसे ये बात कही थी कि सेल्स प्रोसेस को मैंने एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया है. वैसे तो सेल्स प्रोसेस के बहुत सारे नाम हैं. आपने कई सारे सेल्स प्रोसेस मॉडल्स देखे होंगे. स्पैंको आपने सुना होगा, स्पिन सेलिंग आपने सुना होगा, लेकिन मैंने इस प्रोसेस को मनी नाम दिया है. और मनी की बेसिकली 5 स्टेप है. मनी की जो पहली स्टेप है, वो पहली स्टेप ये है दैट वी क्रिएट अ डॉक्यूमेंट. हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करें जिस डॉक्यूमेंट का नाम होगा माय नेचुरल मार्केट 200. जी हाँ साहब, आप इस सेंटेंस को चाहे तो कहीं कागज पेन लेके नोट कर लीजिए, माय नेचुरल मार्केट 200. यानी कि आप जब भी इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, मुझे पता नहीं तब आपके डेवलपमेंट ऑफिसर ने या आपके जो भी सेल्स मैनेजर रहे होंगे, उन्होंने आपसे ये प्रिपरेशन कराई थी नहीं, या ये प्री सेल्स वर्क कराया या नहीं कराया, लेकिन माय नेचुरल मार्केट 200 एक डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा. और इस डॉक्यूमेंट में आप 200 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाते हैं जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं, और आपको इस बात का भी इल्म है, आपको इस बात की भी उम्मीद है कि ये लोग आपकी कामयाबी में भूमिका निभाने से कतराएंगे नहीं. माय नेचुरल मार्केट 200 बनाने की अगर मैं आपको बड़ी साधारण सी एक विधि बताऊं, साधारण सा एक तरीका बताऊं, तो माय नेचुरल मार्केट 200 लगभग वैसे ही बनेगा जैसे आपके घर में अगर कोई शादी या ब्याह हो और आप शादी ब्याह की लिस्ट बनाते हैं. आप शादी ब्याह की लिस्ट बनाते वक्त सिर्फ इस बात का लिस्ट में एक एक्स्ट्रा ख्याल रखते हैं कि यार आप किसी शख्स को आमंत्रित करने वाले हैं तो उसके साथ उसके परिवार के कितने लोग आएंगे. तो यहां पर परिवार में कितने लोग हैं इससे आपका बहुत ज्यादा सरोकार ना भी हो, लेकिन आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आप जिस बंदे को बुला रहे हैं, आमतौर जिस बंदे का नाम आप माय नेचुरल मार्केट 200 में लिख रहे हैं, माय नेचुरल मार्केट 200 में आप आमतौर पर ऐसे नामों को लिखें जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिनकी एक सर्टेन एज हो, जिनकी एक सर्टेन इनकम हो, जो आपके शहर में रहते हो, 5-7 साल 10 साल से आप उनको जानते पहचानते हो. तो फिर आपका ये माय नेचुरल मार्केट 200 आपके काम आएगा. माय नेचुरल मार्केट 200 के बारे में मैं आपको एक और दिलचस्प बात बता दूं कि जितनी शिद्दत के साथ आप इसे बनाएंगे, अगर आपने इसे पूरी शिद्दत के साथ, पूरी सैंक्टिटी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ बनाया, तो ये माय नेचुरल मार्केट 200 नाम का जो डॉक्यूमेंट है, ये आपको बहुत अच्छी शुरुआत देने वाला है आपके इस करियर में. जब आपके पास इन नामों की लिस्ट आ गई, जो नामों की लिस्ट आपने बनाई है, अपने लिए तैयार की है, आपके व्यापार या व्यवसाय की शुरुआत के लिए, अब आपका दूसरा काम रहेगा कि लिस्ट में से लोगों को फोन कॉल करें और अपॉइंटमेंट लें. जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि भाई हमारे बीच मेरे एक साथी ने मुझसे पूछा था कि सर ये कोल्ड कॉलिंग मैं करूं या मैं लोगों तक पहुंचूं, तो मुझे ये नहीं पता होता कि मैं किस तरह से बात करूं. मुझे सोच के बताइएगा, क्या आप में से भी किसी को इस तरह की कोई समस्या आती है कि जब आपके पास नामों की लिस्ट तो है, लेकिन आप लोगों से क्या बात की जाए, कैसे बात की जाए, पहली बार में क्या बात की जाए, ये बात करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है. जिस किसी को ये दिक्कत आती हो, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में आप अपना जवाब लिख दें कि किसी भी अनजान शख्स से बात करने में थोड़ी सी दिक्कत तो आती है. अगर थोड़ी सी दिक्कत आती है तो लिखिएगा वाई. अगर जरा भी दिक्कत नहीं आती तो आप एन लिख सकते हैं. देखिए, आप में से कई सारे लोगों को मैं पहले से जानता हूं और मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग काफी स्थापित अभिकर्ता हैं. उसके बावजूद ये थोड़ी बहुत हिचक जरूर हो सकती है. कोई बात नहीं. चलिए, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि सेल्स कोई आर्ट नहीं है साहब, कोई बहुत बड़ी स्किल नहीं है. सेल्स बेसिकली एक प्रोसेस है. तो आइए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस प्रोसेस में जो हमारा पहला स्टेप है ना, हमारे पहले स्टेप में जहां हम कस्टमर के साथ, एक नए अनजान से व्यक्ति के साथ हम अपनी बातचीत का आगाज करने वाले हैं, तो वो बातचीत का आगाज कैसे किया जाए. देखिए, सेल्स का जो ये प्रोसेस है, ये अपने आप में कई सारे छोटे छोटे सब प्रोसेसेस के बीच में बटा हुआ है.
अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप इस पहले वाले स्टेप में इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि यहां पर आप किसी भी शख्स को इस पहले एम वाले स्टेप में प्रोडक्ट बेचना नहीं चाहते। एम वाले स्टेप में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो अचीवमेंट है वो अचीवमेंट ये रहेगा कि यदि आपने अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल किया और वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ अगर बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए, अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपको अपॉइंटमेंट देने के लिए तैयार हो जाए, तो आपके लिए ये सबसे बड़ी विक्ट्री होगी। दैट इज द रीजन व्हाई आई वांट टू टेल यू कि आप जब भी सेल्स के इस प्रोसेस को ध्यान रखिएगा। कई बार इस बात की संभावना हो सकती है कि आपका कोई प्रोस्पेक्ट आपसे आपके प्रोडक्ट के, आपके बिजनेस के, आपकी सर्विसेज के बारे में टेलीफोन पर जानकारी लेने की कोशिश करे और आपको इंसिस्ट करे कि आप मुझे ये जानकारी टेलीफोन पर दे दें। अगर आप ये जानकारी टेलीफोन पर दे देंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि संभावना इस बात की बहुत क्षीण हो जाएगी कि आप टेलीफोन पर कोई भी सेल कर सकें, क्योंकि ध्यान रखिएगा इंश्योरेंस या फाइनेंस ये बड़ा क्रिटिकल मैटर है और इस क्रिटिकल या इंपॉर्टेंट मैटर को मुझे नहीं लगता कि आप या हम कोई भी टेलीफोन पर चर्चा करना चाहेंगे। क्या क्या आपको लगता है कि आप इस इतने संजीदा विषय पर टेलीफोन पर चर्चा करना चाहेंगे? यदि आपको लगता है कि आप टेलीफोन पर चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे सूचित कीजिएगा, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इस विषय पर टेलीफोन पर चर्चा ना करें। सामने वाले आदमी से बात करने के लिए आपके पास एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए। जी हां साहब, मैं कह रहा हूं सामने वाले आदमी से बात करने के लिए आपके पास एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए। स्क्रिप्ट क्या होती है साहब? स्क्रिप्ट एक तरह से आप क्या एग्जैक्ट कथन अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बात करने वाले हैं, अगर आपके पास वो स्क्रिप्ट बिल्कुल प्लान्ड प्रिपेयर्ड है तो फिर आपके लिए ये स्क्रिप्ट जादुई रिजल्ट्स ला सकती है। ध्यान रखिएगा, मैं अक्सर एक बात मानता हूं कि भाई कोई भी सेल्स वाला बंदा एक्चुअली मक्कार नहीं होता, वो काम नहीं करना चाहता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं एक सेल्समैन हूं और मेरे पास इनफ प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट नहीं है तो मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल में पड़ने वाली है, क्योंकि मैं काम करना चाहता हूं लेकिन अगर मेरे पास नाम नहीं है, मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, तो मेरे लिए यह समझ में आना बड़ा मुश्किल है कि आज मैं मेरे दिन को किस तरह से व्यतीत करना चाहता हूं। और जब आपके लिए कई बार आपके दिन इस तरह से बर्बाद होते रहते हैं या आपके दिन अगर व्यर्थ जाते रहते हैं, जब आपको ये नहीं पता होता कि आप किससे मिलेंगे, क्या बात करेंगे, तो आपकी ओवरऑल एटीट्यूड में एक डिमोटिवेशन आना बड़ा स्वाभाविक है। मुझे सोच के जल्दी से बताइएगा, मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके बताइएगा कि जब आप कई कई बार ऐसा होता है कि एक हफ्ते में 3-4 दिन तक आपको किसी कस्टमर से मिलने का अपॉइंटमेंट ना हो। वैसे तो मुझे लगता नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या आपके लिए ये चीज डिमोटिवेटिंग होती है? क्या आपके लिए ये चीज डिमोटिवेटिंग होती है? अगर डिमोटिवेटिंग होती है तो जल्दी से चैट बॉक्स में मेरे लिए वाई टाइप कीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं होती तो आप एन भी टाइप कर सकते हैं। प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ऑल राइट, ओके, आपको आपकी ऐसी मान्यता है कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम अपॉइंटमेंट नहीं ले पाते। तो चलिए साहब, कोई बात नहीं। आइए देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सेल्स के प्रोसेस में सबसे पहली बात, अगर आपने अपना माय नेचुरल मार्केट 200 बना लिया है और उसके बाद, या अगर नहीं भी बनाया कोई बात नहीं, हो सकता है आप कई कई दिनों से काम कर रहे हो इस फील्ड में, लेकिन अगर आप आज भी चाहें तो आप अपना माय नेचुरल मार्केट 200 नया बना सकते हैं। और उसके बाद उन लोगों से जब भी आप कॉल करें तो आपको एक स्क्रिप्ट को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो ये स्क्रिप्ट सुने और अपने लिए एक स्पेसिफिक स्क्रिप्ट डिजाइन करने की कोशिश करें। आमतौर पर ये स्क्रिप्ट, अगर मैं किसी बंदे से अपॉइंटमेंट ले रहा हूं तो मैं ये भी इंश्योर करता हूं कि ये जो नाम है, ये नाम चूंकि मुझे जानते ही हैं तो इनसे मैं अलग तरीके से बात कर सकता हूं। लेकिन अगर ये मेरा रेफरल मार्केट है या अगर ये मेरा नेचुरल मार्केट है, मैं पहली बार किसी को फोन कर रहा हूं तो मैं बोलता हूं कि हाय राहुल, नमस्ते भाई, अंबर बोल रहा हूं। राहुल, तुम्हें बताते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि मैंने ऊपर वाले की कृपा से और आप सब लोगों की शुभकामनाओं की बदौलत लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ एक नया व्यवसाय आरंभ किया है। और आपको जान के खुशी होगी कि यहां पर मेरा काम मेरे परिचित लोगों की वित्तीय नियोजन में उनकी मदद करना है। जब मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करता हूं तो अलग अलग लोगों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के अलग अलग मतलब हो सकते हैं। किसी के लिए इनका मतलब हो सकता है उनके बच्चों की शिक्षा, उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा और उनके फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए प्रोवाइड करके रखना या फ्यूचर एक्सपेंसेस की प्लानिंग। तो दोस्त, मैं इसी सिलसिले में आपसे मिलना चाहता हूं ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि मैं और मेरी कंपनी आपके किस काम आ सकते हैं। तो क्या जब मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं, इसके लिए कल का दिन ठीक रहेगा या हम परसों मिल लें?
आप ऐसा भी उल्टा भी बोल सकते हैं, क्या परसों का दिन ठीक रहेगा या आप मुझसे कल ही मिलना चाहते हैं। देखिए ये जो स्क्रिप्ट है ये आपको याद भी करनी पड़ेगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि याद करने के बाद भी आपको ये स्क्रिप्ट बोलनी इस तरह से पड़ेगी जैसे आपने इसे कंठस्थ नहीं किया, बल्कि ये दिल से निकल रही है, क्योंकि आप इसे कभी भी एक रोबोट की तरह नहीं बोल सकते। अगर यही आप रेफरल मार्केट में काम कर रहे हैं तो रेफरल मार्केट में आपकी स्क्रिप्ट ऐसे हो सकती है। हाय राहुल जी, क्या मेरी बात राहुल जी से हो रही है? राहुल जी नमस्ते, मेरा नाम अंबर अरोंदेकर है, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का एक एजेंट हूं। मुझे आपका रेफरेंस मेरे मित्र विनय कुमार साहब से प्राप्त हुआ। विनय जी ने बताया कि आप उनके अच्छे मित्र हैं। विनय जी मेरे क्लाइंट हैं और विनय जी मेरी सेवाओं से काफी खुश थे, इसलिए उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया। सर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं और मेरी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हम लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करते हैं, और बस इसी सिलसिले में आपसे मिलने के लिए एक 45 मिनट का समय चाहता था, ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं और मेरी कंपनी कैसे काम करते हैं। सर तो क्या इस उद्देश्य से मुलाकात के लिए परसों का दिन ठीक रहेगा या हम कल मिल सकते हैं? पार्टनर्स स्क्रिप्ट है। मुझे एक बात और सोच के बताइएगा कि जब आप इस तरह से कोई स्क्रिप्ट बोलते हैं, क्या आपके आपके मन में इस बात को लेकर क्या आपको इस बात को लेकर आपके मन में कोई शंका है कि जी हाँ साहब, आप में से किसी ने मुझसे कहा है कि मैं आपको ये स्क्रिप्ट व्हाट्सएप कर दूं। मैं आपको ये स्क्रिप्ट व्हाट्सएप कर सकता हूं, आप मेरे साथ अपने अपने मोबाइल नंबर इस चैट बॉक्स में टाइप करके लिख दीजिएगा और मैं ये स्क्रिप्ट आपके साथ जरूर बांट लूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या आप में से सारे मेरे जो दोस्त हैं, यू नो, डू ऑल ऑफ यू बिलीव इन दिस? क्या आप इस बात में बिलीव करते हो कि ये स्क्रिप्ट जो है ये काम करती है? अगर आप स्क्रिप्ट में बिलीव करते हो तो जल्दी से मेरे लिए यस टाइप कीजिए, और यदि आप स्क्रिप्ट में बिलीव नहीं करते तो आप नो टाइप कर सकते हो कि नो, आई डोंट बिलीव इन स्क्रिप्ट्स। अमित भाई, जो कई सारे मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आपने यस टाइप किया, लेकिन कई सारे जो स्थापित लोग होते हैं, कई सारे लोग जो बहुत दिनों से इस फील्ड में होते हैं, उनके मन में एक शंका होती है, और उनके मन की शंका यह होती है कि सर मैं ऐसा रटा रटाया, ऐसा ऐसा थ्योरेटिकल तो नहीं लगूंगा बात करते वक्त? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रोसेस अपने हो या पराये हो, सब लोगों के साथ हमें फॉलो करना पड़ेगा। उदाहरणार्थ मान लीजिए एक डॉक्टर है जो ऑपरेशन करने के पहले ओटी में पेशेंट को क्लोरोफॉर्म देता है या और कोई एनेस्थेसिया देता है। कोई डॉक्टर कभी ऐसी बात नहीं कहेगा कि भैया चूंकि आप मेरे भाई हो अब मैं आपको एनेस्थेसिया दिए बगैर ऑपरेशन करूंगा, यार भाई को क्या एनेस्थेसिया देना। भाई साहब नहीं हो सकता। जो प्रोसेस है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और इस प्रोसेस में मैं ये स्क्रिप्ट की बात इसलिए करता हूं क्योंकि पार्टनर्स देखिएगा, जब भी आप बात करते हैं ना, ये स्क्रिप्ट आपको आपके फोकस से हटने नहीं देती। मैंने इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में बहुत सालों से मैं काम कर रहा हूं, और मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहता हूं। कई सारे लोग जब किसी कस्टमर के पास जाते हैं मिलने के लिए तो कई विचित्र विचित्र सी बातें करते हैं। कई बार कोई बंदा किसी कस्टमर के पास जाके बोलता है, सर इधर से गुजर रहा था, सोचा आपके साथ चाय पीते चलूं। आप मुझे सोच के बताइएगा, अगर आपने किसी कस्टमर को फोन करके ये बोला है कि सर इधर से गुजर रहा था और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ चाय पीते चलूं, तो साहब आपने बड़ी क्लियर कट एक्सपेक्टेशन कस्टमर के मन में ये जगाई है कि मैं आपके साथ चाय पीने आ रहा हूं। और आई एम श्योर आप सब लोग इस बात को मानते होंगे कि सेल्स वालों की इमेज, बिनोय सर, सेल्स वालों की इमेज कुछ इस तरह से बनी हुई है कि यार इसको ना उंगली पकड़ाओ तो ये पोंछा पकड़ता है। तो जब आप किसी व्यक्ति को ये बोलते हो कि भैया मैं आपके साथ चाय पीने के लिए आया हूं, लेकिन आप चाय पीने के लिए की बात करते हो और फिर धीरे से उसको बोलते हो कि या आप और मैं, हम दोनों, कि भाई है ना सर मैं एक नया प्रोडक्ट भी आया था, सोचता था आपको बता चलूं। यार पार्टनर, दिस मे नॉट हेल्प, है ना। जैसे देखो, अगर आपको याद होगा तो मैंने इस सेशन के शुरुआत में आपको ये बताया हुआ है कि भैया ये मेरा एक जो सेशन है, सेलिंग स्किल वर्कशॉप नाम का जो मेरा सेशन है, उसके लिए ये कर्टन रेजर है। यानी अंत में आपका दिल नहीं दुखना चाहिए यदि मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं कि भैया मेरा प्रोग्राम क्या है, उस प्रोग्राम की प्राइस क्या है, उस प्रोग्राम के लिए क्या इन्वेस्टमेंट है। बिकॉज this is the correct expectation that I want to set. I don't want to tell you कि भैया मैं आपको एवं ही कोई जानकारी देने के लिए बुला रहा हूं। नहीं, let us be very clear. देखो यार, अगर हम जो चीज बेचते हैं उस चीज को बेचने में हमें शर्म नहीं है। मुझे कोई भी एक बार, है ना, जिस किसी मेरे साथी को इंश्योरेंस बेचने में शर्म आती हो, एक बार ऐसे हाथ करके मुझे बताइए कि सर हाँ मुझे इंश्योरेंस बेचने में शर्म आती है। भाई साहब, अगर आपको इंश्योरेंस बेचने में शर्म आती है तो फिर आप कभी नहीं बेच पाओगे।
लेकिन यदि आपको लगता है कि इंश्योरेंस से आपके कस्टमर का फायदा होने वाला है और इसके लिए आप उसे इंश्योरेंस बेचना चाहते हो, तो इंश्योरेंस बेचने में शर्म कैसी है? और मैं आपसे इंश्योरेंस के संदर्भ में बात करने के लिए आया हूं, या मैं आपसे म्यूचुअल फंड के संदर्भ में बात करने आया हूं, या मैं आपसे हेल्थ इंश्योरेंस के संदर्भ में बात करने आया हूं। जो भी बातें आप उस शख्स के साथ करने वाले हैं, इसको करने में शर्म किस बात की? क्या लगता है आपको? शर्म आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? यस और नो? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगर अगर हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, तो हम खुल के इस विषय में बात कर सकते हैं कि सर, मैं आपको जान के खुशी होगी कि आपकी दुआओं से और भगवान के आशीर्वाद से मैंने भारत की या भारत ही नहीं बल्कि विश्व की एक अग्रणी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम एक अभिकर्ता के तौर पे ज्वाइन किया है। यहाँ पे मेरा जो रोल है वो ये है कि मैं आप जैसे कई सारे प्रोस्पेक्टिव मेरे जो मित्रगण हैं, मेरे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, मेरे जो जानकारी में लोग हैं, मैं उनको उनके फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करने का मेरा काम है। और मैं इसी सिलसिले में आपसे मिलने के लिए 35 से 40 मिनट का एक निर्बाध समय चाहता था। आई वांटेड टू हैव 35 to 40 मिनट्स ऑफ अनइंटरप्टेड टाइम विद यू। ये अगर हम बता सके अपने कस्टमर को, तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन अलाइनमेंट बड़ी क्लियर होती है। अब साहब, जब आप किसी कस्टमर से अपॉइंटमेंट मांगते हो, मैं आपसे जानना चाहता हूं आप सबका एक्सपीरियंस क्या है? क्या आपको लगता है कि कस्टमर हमको बहुत ही इजीली अपॉइंटमेंट दे देता है पार्टनर्स? हाँ यार, चैट बॉक्स, हाँ, मुझे आपका जवाब चैट बॉक्स में चाहिए। क्या आपको लगता है कि कस्टमर, वैसे आप में से कई लोगों की मैं लिप रीडिंग कर पाया, आप लोगों ने मुझे बता भी दिया है कि द आंसर इज नो, है ना? बट स्टिल अगर आप चैट बॉक्स में लिख देंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, आप जो कह रहे हैं वो मैं आपकी लिप रीडिंग ठीक कर पाया। ऑल राइट। क्या लगता है आपको, कस्टमर हमको अपॉइंटमेंट नहीं देता, लेकिन ये वो लोग हैं, ओके, एलआईसी का नाम सुन के वो नहीं बोलते हैं। ओके, देखिए मजेदार बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऐसा नहीं होता कि वो मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ का नाम सुन के हाँ बोल देते हैं, रिलायंस लाइफ का नाम सुन के हाँ बोल देते हैं, एचडीएफसी का नाम सुन के हाँ बोल देते हैं। ऐसी कोई बीमा कंपनी नहीं है यार जिसका नाम सुन के कोई कस्टमर हाँ बोल दे। लेकिन अगर आप एलआईसी की बात कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एलआईसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एलआईसी एक ऐसा संगठन है जो पिछले 17-18 सालों से हिंदुस्तान में लगातार एक सुपर ब्रांड के तौर पे स्टैब्लिश्ड है ना? उसके बावजूद भी यदि कोई बंदा एलआईसी के लिए ना बोलता है, तो हमें यह बात मान लेनी पड़ेगी कि वो एलआईसी को ना नहीं बोल रहा है, एक्चुअली वो हमें ना बोल रहा है। डू यू एग्री टू दिस? वो हमें ना बोल रहा है। और वो हमें ना क्यों बोल रहा है? वो हमें ना इसलिए बोल रहा है क्योंकि हम अपने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में या अपॉइंटमेंट मांगते वक्त हमारी आवाज में उसे इतना दम नहीं नजर आया, उसको हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं नजर आए, है ना, कि वो हमें उस इतना दिलचस्प लगूं मैं उससे कि वो मुझसे मिलने की कोशिश करे या उसे मुझसे मिलना अच्छा लगे। तो अगर ये समस्या है, तो भैया हमें कहीं ना कहीं अपनी टेलीकॉलिंग स्किल जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। हमें हमारी टेलीकॉलिंग स्किल में इतना शार्प, इतना इफेक्टिव, इतना इंटरेस्टिंग लगना पड़ेगा कि अगर मैं मान लीजिए किसी को फोन करूंगा टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट पे, तो मुझे ऐसा लगना पड़ेगा कि हाय, एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर अमित शाह? Amit ji, namaste. My name is Ambar Arondekar and I've been referred to you by Mr. Samadhan Ubale, your friend. Is this the right time to talk to you, sir? मान लीजिए उन्होंने बोला अंबर आई एम बिजी, तो मैं बोलूंगा नो प्रॉब्लम सर। देखिए, अगर कई बार कस्टमर बोलता है ना आई एम बिजी, तो भी आपको समझ में आता है कि वो वाकई बिजी है या वो सिर्फ एवं ही टालने की कोशिश कर रहा है। अगर उसके वॉइस मॉड्यूलेशन से मुझे लगता है वो मुझे ऐसे बोलता है कि अंबर आई एम बिजी, कैन वी स्पीक अराउंड 2 hours later, आई एम इन अ मीटिंग, I can actually change my, I can actually, go back on my telecall. बट अगर वो मुझे बोलता है कि अंबर मैं अभी बिजी हूं, यार कोई भी आदमी ना बिजी ऐसे टोन में नहीं बोलता है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये स्मोक स्क्रीन है, मैं आगे बढ़ सकता हूं। और यहां पर मेरी इस कॉलिंग स्क्रिप्ट के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और आती हैं। अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट की आप जब भी बात करेंगे ना, टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट, तो आपको टेलीकॉलिंग में स्क्रिप्ट के साथ साथ कुछ ऑब्जेक्शंस भी आएंगे। चलिए थोड़ी देर के लिए उन ऑब्जेक्शंस पे चलते हैं। मैं एक बार स्क्रिप्ट के ऊपर आपको बाद में फिर से लेके आता हूं। जब भी टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट की आप बात कीजिएगा, तो वहां पर आपको एक ऑब्जेक्शन, बड़ा कॉमन सा ऑब्जेक्शन आएगा कि आई एम बिजी। देखिए, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो ऑब्जेक्शन है ना, ये स्मोक स्क्रीन भी हो सकता है। वो एवं ही आपको बोल रहा है कि आई एम बिजी। अगर आपको लगता है कि ये स्मोक स्क्रीन है,
तो आप बेधड़क इससे अंदर घुस जाइए। आप उसको बोल सकते हो, सर आई कैन सर्टेनली अंडरस्टैंड दैट यू नो यू आर अ बिजी गाय, बिकॉज 99% ऑफ माय क्लाइंट्स आर वेरी वेरी बिजी पीपल and they are so busy and so successful that they don't have time to look at their own financial well-being, and that is the reason why Samadhan sir asked me to get in touch with you. सर मैं समझ सकता हूं कि आप व्यस्त हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे 99% जो कस्टमर्स हैं, प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो आप ही की तरह व्यस्त और कामयाब लोग हैं। वो इतने व्यस्त हैं कि वो खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। सर बस मैं तो इसीलिए आपसे मिलना चाहता था। तो सर कल ठीक रहेगा या हम आज मिल सकते हैं? अब अगर आपने ये ब्रश करके ये बात बोल दी, उसके बाद वो बोले कि वेल अंबर यू नो आई एम एक्चुअली इन अ मीटिंग, तब आप बड़े पोलाइटली फिर उसको कह सकते हो, देखिए अब ये स्मोक स्क्रीन नहीं है। अब अगर ये ऑब्जेक्शन लौट के दोबारा फिर कॉल पे आ रहा है तो ये स्मोक स्क्रीन नहीं है। आप उससे बोल सकते हो कि आई एम सो सॉरी सर, आई डिड नॉट नो दैट यू आर इन अ मीटिंग, नो प्रॉब्लम, आई विल गिव यू अ कॉल लेटर एंड सॉरी फॉर हैविंग बॉदर्ड यू। या आप बोल के आगे बढ़ सकते हो। इसी तरह आपके पास लगभग हर ऑब्जेक्शन के लिए एक स्क्रिप्ट हो सकती है। कोई बंदा बोलता है आई डोंट हैव मनी, आप उसे कह सकते हो सर ट्रस्ट मी, आई एम हियर टू हेल्प यू सेव मनी एंड नॉट टू स्पेंड इट। सर माफ कीजिएगा, मैं आपके पैसे बचाने के लिए आया हूं, मैं आपके पैसे खर्च करवाने के लिए नहीं आया हूं। और इसी सिलसिले में आपसे मिलने के लिए मुझे 45 मिनट का निर्बाध समय चाहिए था, तो क्या हम कल मिल सकते हैं या आज ठीक रहेगा? आदमी बोलता है यार अंबर तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मेरा मेरा सगा भाई बीमा अभी करता है। तो आप उसे बोल सकते हो वेल सर आई कैन सर्टेनली अंडरस्टैंड, यू नो योर रियल ब्रदर इज अ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस पति पुनीत पावन कार्य के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे बड़ी जान के खुशी हुई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सर, क्या आपको नहीं लगता कि सारे ग्रेट आइडियाज एक ही बंदे के पास हो सकते हैं? मैं तो आपको मिलकर सेकंड ओपिनियन देना चाहता हूं, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण कामों के मामले में हम लोग सेकंड ओपिनियन लेते हैं यार, हाँ या ना लेते हैं कि नहीं लेते हैं। एक छोटा सा ऑपरेशन कराना हो ना, 2-5-10 हजार रुपए खर्च करने पड़े हो तो भी अपन सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं डॉक्टर से। लेकिन यार जहां एक आदमी ने 20-25 हजार रुपए 10-20 साल के लिए इन्वेस्ट करने, क्या आपको लगता है उसने सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। और अगर आप उसे कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि सर देखिए मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि आपका ब्रदर लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अमेजिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि सारे ग्रेट आइडियाज एक ही बंदे के पास होने चाहिए? मैं तो चाहता हूं कि आपसे मिलूं और आपको एक सेकंड ओपिनियन दे सकूं। सर बस इस सिलसिले में आपसे मिलना चाहता था। तो सर क्या परसों का समय ठीक रहेगा या कल मिल सकते हैं हम लोग? बंदा आपको बोलता है यार मुझे अभी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इंश्योरेंस लेने में। आप उसे बोलिए सर मैं जानता हूं कि आपको इंश्योरेंस लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आश्चर्य तो तब होता है जब आप कहते हैं कि यार अंबर आ जाओ मुझे इंश्योरेंस लेने में इंटरेस्ट है। क्योंकि आमतौर पर जो व्यक्ति इंश्योरेंस लेने में इतना इंटरेस्ट दिखाता है, मैंने अक्सर देखा है कि उसको इंश्योरेंस मिलता नहीं। सर मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आपके पास आऊं और आपको बता सकूं कि मैं और मेरी कंपनी क्या काम करते हैं, ताकि जब भी कभी आपको इंश्योरेंस लेना हो तो आपको याद रहेगा कि आप किसे कॉल कर सकते हैं, कौन आपका दोस्त है जो आपको इंश्योरेंस सही तरीके का इंश्योरेंस खरीदने में मदद कर सकता है। तो पार्टनर्स ये जो सारी की चीजें मैंने बताई ना आपको, ये आपके फर्स्ट लेवल की बातें हैं। और जैसा मैं आपको कह रहा था कि भाई स्क्रिप्ट की जब भी बात आएगी, यार आप लोग खुद सोच के मुझे बताइएगा कि आप क्या आप स्क्रिप्ट यूज करते हो? क्या आप स्क्रिप्ट यूज करते हो? क्या आप टेलीफोन पे बात करते वक्त उतने प्रोफेशनल लगते हो जितना 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 हमें लगना चाहिए? क्या हम लोग बड़े उतने उतने कॉन्फिडेंट लगते हैं जितना हमें लगना चाहिए? यार अगर हम स्क्रिप्ट यूज नहीं करते तो क्यों नहीं करते भाई? देखिए ऐसा है कि जरूरी नहीं कि आप अंबर अरुंदेकर की दी हुई स्क्रिप्ट यूज कीजिए। आप अपनी खुद की एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, बहुत ही टू द पॉइंट, बहुत ही क्लियर कट स्क्रिप्ट डिजाइन कर सकते हो खुद के लिए। अलबत्ता हाँ, देखिए जो जो स्क्रिप्ट ऑलरेडी डिजाइन की जा चुकी है उस स्क्रिप्ट को फिर से डिजाइन करने में आपका समय बर्बाद होगा, आप मेरी स्क्रिप्ट पे भरोसा कर सकते हो। लेकिन हमारे पास इस पावरफुल स्क्रिप्ट का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से ही हमें हमें हमारी अपॉइंटमेंट मिलने में जो कन्वर्जन रेट है हमारा, टेलीकॉल्स इज टू अपॉइंटमेंट, वो बढ़ जाएगा, यू नो। लेकिन प्रॉब्लम यह है अगर हम स्क्रिप्ट नहीं फॉलो करते या हमारी स्क्रिप्ट उतनी पावरफुल नहीं रहती तो हमें वो इंपैक्ट नहीं मिलता, उतनी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती जितनी अपॉइंटमेंट्स की हमें दरकार होती है। और जब हमें अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती तो नेचुरल सी बात है साहब, अगर हम बोएंगे ही नहीं तो हम काटेंगे नहीं, अगर हम नहीं बो पाते तो हम काटेंगे नहीं, हम काटेंगे नहीं मतलब हमारा कमीशन इंपैक्ट होगा। और धीरे धीरे हमारा ये पास ये जो अपॉइंटमेंट ना होना, ये एक स्पाइरल की तरह है, ये हमें नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाता है। और ऑब्जेक्शंस भी आते हैं स्क्रिप्ट में।
और इन ऑब्जेक्शंस के लिए भी हमारे पास एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्क्रिप्ट होती है। ये स्क्रिप्ट हिंदी में भी हो सकती है, अंग्रेजी में भी हो सकती है, आप जिस किसी भाषा में चाहें उस भाषा में स्क्रिप्ट को फॉलो कीजिए, लेकिन इस स्क्रिप्ट को फॉलो जरूर कीजिए। अगर आपने स्क्रिप्ट को फॉलो कर लिया, अगर आपने स्क्रिप्ट को फॉलो कर लिया तो इसका बहुत ज्यादा सीधा साधा मतलब ये हो सकता है कि आपके अपॉइंटमेंट मिलने के रेशो में इंक्रीमेंट आएगा। और अगर आपके अपॉइंटमेंट मिलने के रेशो में इंक्रीमेंट आ गया तो मैं आपको बता सकता हूं, इससे आपके जो ओवरऑल स्टेट ऑफ माइंड पे असर आएगा, आप बड़ा पॉजिटिव फील करेंगे। और जब आप पॉजिटिव फील करके फील्ड में जाते हैं तो आपके लिए आपकी जिंदगी बदलती नजर आती है। आपकी आपकी एनर्जी इस बात को डिसाइड करती है कि आप कितनी कामयाबी फील्ड पे हासिल करेंगे। अगर आप देखिएगा, इसे एक और कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। इस कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल फ्लो कहा जाता है। आप में से किसी ने सुना है कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल फ्लो? प्लीज मुझे बताइए, आप में से किसी ने कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल फ्लो सुना है क्या? अगर सुना है तो मुझे चैट बॉक्स में वाई कह के जवाब दीजिए, अगर नहीं सुना तो एन कह के जवाब दे दीजिए, कोई बात नहीं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। डू यू हैव यू heard the concept of natural flow? देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल फ्लो ये कहता है कि जब भी आप राइट फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं, जब भी आप राइट मूड में रहते हैं, जब भी आप राइट एनर्जी लेवल मेंटेन करते हैं, तो आपके लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आप जो पॉजिटिव काम आपको करने चाहिए ना, उनका एक सतत प्रवाह, एक सतत फ्लो बना रहता है। लेकिन जब आप राइट माइंड में नहीं, माइंडसेट में नहीं रहते, तो आपको ये पता रहता है कि ये इंपॉर्टेंट काम है, ये आपको करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम कर नहीं पाते क्योंकि हमारा फ्लो टूट जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल फ्लो है, प्राकृतिक प्रवाह का सिद्धांत, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम रोज लोगों से मिलते रहे, अगर हमारे पास रोज नाम रहे लोगों को कॉल करने के लिए, अगर अगर हम बार बार हमें टेलीफोनिस्ट टू अपॉइंटमेंट का रेशो हमारा इंक्रीज होते रहे, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम टेलीकॉलिंग बड़े आराम से कर पाएंगे। लेकिन जब हमारा ये टेलीफोन कॉल्स टू अपॉइंटमेंट का रेशो गिर जाता है, तो उसके बाद हमें कस्टमर को कॉल करने में बड़ी हिचक होती है। हमें ऐसा लगता है कि यार ये मुझे फोन पे मना तो नहीं कर देगा। और हम सब इंसान हैं यार, हम सबको भी रिजेक्शंस नापसंद है, हाँ या ना? मुझे बताइए, आपको रिजेक्शंस पसंद है क्या? और यू लव रिजेक्शंस और यू डोंट लव रिजेक्शंस? वी डोंट लव रिजेक्शंस। लेकिन हमारे रिजेक्शंस क्यों आ रहे हैं यार? कई बार हम ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि भैया मैं रिजेक्शंस क्यों आ रहे हैं मुझे। और रिजेक्शंस कई बार इसलिए आते हैं क्योंकि हम बड़े आम से डल टाइप के इंश्योरेंस सेलर साबित होते हैं। अगर हम एक कॉन्फिडेंट इंश्योरेंस सेलर साबित हो रहे हैं, जिसकी बातों में इतना दम है कि सामने वाला व्यक्ति उससे मिलना चाहे, तो आप देखिएगा आपका कॉल टू अपॉइंटमेंट रेशो बदलेगा अगर आप तरीके की स्क्रिप्ट वापरेंगे तो। और इस स्क्रिप्ट पे तो बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल की जा सकती है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं लोगों को कि यार आपका ग्राहक आपको टेलीफोन पर देख सकता है, आपका ग्राहक आपको टेलीफोन पर देख सकता है। अगर आप बातचीत करते वक्त किसी कस्टमर को ऐसे इस तरह से फोन करके बोलते हैं, सर हेलो, सर क्या मेरी बातचीत विनय कुमार सिंह सर से हो रही है? सर नमस्ते, मेरा नाम अंबर अरोंदेकर है और मुझे आपके दोस्त ने आपका रेफरेंस दिया है। तो आपको समझ में आता है कोई बच्चे टाइप का आदमी है, बड़ा ढीला ढीला बोल रहा है। लेकिन जब आप किसी आदमी को कहते हो हाय, या एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर विनय कुमार सिंह? Mr. Singh, my name is Ambar Arondekar and I've been referred to you by Mr. Arif Abbas from Patna. Is it the right time to speak to you, sir? तो जब ऐसी ऊर्जा से उफनती हुई कोई आवाज आप तक पहुंचती है तो अच्छा लगता है, आपका दिल करता है उससे मिलने का। तो ये हमारा स्टेप 1 है पार्टनर, मेकिंग कॉल्स टू गेन अपॉइंटमेंट्स। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस इसमें आ सकते हैं, कई ऑब्जेक्शंस की लिस्ट तो मैंने आपके साथ शेयर की है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई ऑब्जेक्शन आए तो हम इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। हम इन ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना वो भी मैंने आपको बताया है। तो अगर आप स्टेप नंबर 1, अगर आप स्टेप नंबर 1 समझ गए तो मुझे जल्दी से यू ऐसा लिखिए, यू मतलब अंडरस्टूड। अगर आप लोग समझ गए तो मुझे यू लिख के भेजिएगा ताकि मैं स्टेप नंबर 2 की तरफ आपको ले चलूं। प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस की स्टेप नंबर 2 अगर आप समझ चुके हैं तो यू मुझे लिख के भेजिएगा। थैंक यू राहुल जी, आपका यू मुझे मिल गया। नीरज जी थैंक यू। पार्टनर्स देखिए, आप में से कई सारे लोगों ने, कई सारे मित्रों ने मुझे अभी भी अपना मोबाइल नंबर और ये नहीं भेजा है। कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मोबाइल नंबर को लेके आपको कोई बार बार परेशान करेगा तो मेरा यकीन मानिए हमारे यहाँ ऐसे नहीं होगा। मैं आपको
सॉरी, आप इसको एक ये कीजिएगा, मैं आपको वापस एक बार चैट बॉक्स में मेरे YouTube चैनल और मेरे Facebook कम्युनिटी के लिंक भेजना चाहता हूं। आप इस कम्युनिटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलते रहेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, है ना। मुझे आपको मैं अपने विनय सर, आपका मोबाइल नंबर मेरे पास है। मेरे पास जिन लोगों का मोबाइल नंबर नहीं है, मैं उनसे मुखातिब था। कोई बात नहीं, अगर आपको मोबाइल नंबर शेयर करने में कोई दिक्कत है तो मेरी तरफ से कोई इंसिस्टेंस नहीं है कि आप अपना मोबाइल नंबर दे ही दें। पार्टनर, चलिए हम अपने स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं, स्टेप सेल्स प्रोसेस की। देखिए, अब आपने अगर अच्छे तरीके से ओपनिंग कर ली है और अब आपको किसी शख्स ने अपॉइंटमेंट दे दी है मिलने की, इसके बाद वाला जो आपका नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है ओपनिंग ऑफ द सेल्स कॉल। और मेरा यकीन मानिएगा, ये सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं 93% लोग 93% लोग जो है वो अपना सेल्स कॉल पहले 3 मिनट में खो देते हैं। 93% लोग अपना पहला सेल्स कॉल अपना सेल्स कॉल पहले 3 मिनट में खो देते हैं। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई अंबर, ऐसे क्यों, आपको ऐसे क्यों लगता है कि ये 93% लोग अपना सेल्स कॉल पहले 3 मिनट में खो देते हैं? साहब, उसकी वजह ये है कि जब भी आप किसी, देखो पहले तो क्या है, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिली। अब अगर अपॉइंटमेंट मिली तो हम कई बार इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि अपॉइंटमेंट में जाने के बाद वहां पर क्या बात करना है एग्जैक्टली इसको नहीं पता अभी, क्योंकि भाई अभी तक तो चलो हमने स्क्रिप्ट वापर ली, क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट आमने सामने तो थे नहीं, वी वर ऑन अ टेलीफोन लाइन। लेकिन जब आप किसी शख्स के पास जाके बैठते हो, मैंने कई सारे लोगों को इतनी ज्यादा बेहुदा बातें करते हुए सुना है कॉल्स पर। एक साहब एक सेल्स कॉल पे गए और वहां पर देखने के बाद इधर उधर देख के बोलते हैं कि सर आपका घर बहुत अच्छा है। कस्टमर ने बोल दिया कि भैया मैं किराए के मकान में रहता हूं। यार, आप उन बातों की तरफ जा ही क्यों रहे हो जिन बातों का हमसे कोई सरोकार नहीं है। एक कस्टमर के घर पे गए, किसी ने एक फोटो टंगी हुई देखी, भाई बोले भाई साहब ये कौन है? यार तुम्हें क्या करना है भाई, कौन है? देखो, अगर किसी लेडी की तस्वीर है तो प्लीज भगवान के लिए बिल्कुल मत पूछो। इनफैक्ट अगर किसी बंदे की भी तस्वीर है तो आपको ये पता नहीं यार ये कौन हो सकता है बंदा, उसकी लाइफ में अब ये बंदा है कि नहीं है, कहीं इस बंदे की का इंतकाल, इसकी डेथ वेथ तो नहीं हो गई। लेकिन हम अपनी बात को बड़ा स्ट्रक्चर क्यों ना रखे भाई। इसलिए मैं कहता हूं 93% ऑफ द सेल्स कॉल्स आर लॉस्ट इन दी वेरी फर्स्ट 3 मिनट्स। पहले 3 मिनट में 93% सेल्स वाले लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी हरकत कर गुजरते हैं जिससे कस्टमर उनसे डिस्कनेक्ट हो जाता है। कोई भी कस्टमर, देखिएगा आजकल की जो जनरेशन है ना पार्टनर्स, आजकल की जो जनरेशन है ये वो जनरेशन है जिसे हम जनरेशन जी कहते हैं। जनरेशन जी ये बकवासों में बिल्कुल भरोसा नहीं करती कि आप इनके आगे बताओ कि आपका घर अच्छा लग रहा है, आपकी बीवी अच्छी लग रही है, आपकी पड़ोसन अच्छी लग रही है, आपके बच्चे अच्छे लग रहे हैं, बॉस इज नॉट इंटरेस्टेड। आपने उससे बात किया है कि सर मैं आपसे फाइनेंशियल प्लानिंग के विषय में चर्चा करने के लिए आया हूं, तो वो उम्मीद लगाता है कि आप उससे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग की 2 टूक बातें करें। आप अगर उससे सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध रूप से फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करने वाले हैं तो वो बंदा आपके साथ कनेक्ट होगा। अब फाइनेंशियल प्लानिंग की बातें देखिए, आपको उस शख्स ने अपॉइंटमेंट तो दे दिया, आप उससे मिलने के लिए आए हैं। अब यहां पर उस शख्स ने आप शायद टेलीफोन पर बात करते वक्त आप उस बंदे से के मन में उतना उत्साह जगा पाए हैं कि उसने आपको मिलने के लिए समय दे दिया, यानी आपने लगभग पहला वाला बैरियर तो क्रॉस कर लिया है। लेकिन अब यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आप जब आपने उसकी उम्मीदें भी बढ़ा दी हैं, अब आप उस बढ़ी हुई उम्मीदों के साथ न्याय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये आपको तय करना है। आप क्या आप बड़ा सहज महसूस करते हैं जब भी किसी अनजान बंदे से, जिसके आप रेफरेंस पे किसी और के रेफरेंस से उससे मिलने गए? ये इजी होता है क्या किसी भी एकदम अनजान बंदे के सामने अपना अपना एक कॉल, स्ट्रक्चर्ड कॉल शुरू करना इजी होता है? तो हाँ कीजिए, अगर नहीं होता तो एन लिखिए, वाई और एन, मुझे आपके वाई और एन की प्रतीक्षा है। नीरज जी थैंक यू, राहुल जी थैंक यू। कोई बात, चलिए अगर आप ये मानते हैं तो मैं आपको बता दूं, यहां पर भी हमारे लिए स्क्रिप्ट काम आएगी।
और पहली बार आपके लिए स्क्रिप्ट का मकसद था अपॉइंटमेंट लेना। तो जो पहली स्क्रिप्ट आपने डिजाइन की या पहली स्क्रिप्ट जो मैंने आपको बताई, उसका पर्पस ये था कि आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते थे। अब इस स्क्रिप्ट में आपका पर्पस बदल जाएगा भाई साहब। लेडीज, अगर आप ओपनिंग द सेल्स कॉल पे जाएंगे तो सेल्स कॉल की जो ओपन करने की स्क्रिप्ट है, वहां पे आपका पर्पस बदल जाएगा। यहां पे आपकी स्क्रिप्ट के लिए जो आपका मकसद रहेगा, जो आपका पर्पस रहेगा, वो ये रहेगा कि आप चाहते हैं कि आपका जो संभावित ग्राहक है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, वो आपके प्रति ट्रस्ट बिल्ड कर सके, वो आपको लेके कॉन्फिडेंट फील कर सके। क्योंकि अगर वो कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट फील नहीं करेगा तो आपके साथ ये सेल्स वाली एक्टिविटी आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि किसी भी शख्स ने आपको कुछ पैसे देने होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। आप तब तक पैसे नहीं इन्वेस्ट करेंगे किसी भी बंदे के साथ या बंदी के साथ जब तक आपको उसके ऊपर बड़ा ट्रस्ट फी का फैक्टर ना आए। अब ये ट्रस्ट फैक्टर कैसे लाया जाए, इसके बारे में चलिए अपन बात करते हैं। देखिए साहब, हमें अपने प्रोस्पेक्ट को ये बताना है कि हम औरों से अलग कैसे हैं। और इसके लिए जब भी आप किसी शख्स से बात करते हैं तो आप उस शख्स को कॉल इस तरह से शुरू कीजिएगा। सर, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल 45 मिनट्स विद मी। Hi sir, my name is Ambar Arondekar and thank you so much for sparing your valuable 45 minutes with me। ऐसा कहते हुए आप अपना बिजनेस कार्ड दे सकते हैं उस बंदे को। फिर आप उससे कैसे कहते हैं, सर एज आई टोल्ड यू वी आर इन बिजनेस ऑफ हेल्पिंग पीपल डू देयर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड I would like to spend this time in order to introduce you to the kind of work that me and my company does. Number one, I'll also be able to help you understand that how you or my company can be of help to you. But in order to do this, I'll have to be asking you a few questions. अगर इसी बात को मैं हिंदी में कहूं तो मैं ये कहूंगा, सर नमस्ते, मेरा नाम अंबर अरोंदेकर है, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे मिलने का समय दिया। ये 45 मिनट का समय मैं 3 बातों में व्यतीत करना चाहूंगा। नंबर 1, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं और मेरी कंपनी क्या काम करते हैं। सर, जैसा मैंने आपको बताया, हम लोगों को उनके फाइनेंशियल प्लानिंग में उनकी मदद करते हैं। अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग मतलब हो सकता है। आपके लिए मैं और मेरी कंपनी किसी काम आ सकते हैं या नहीं, ये जानने के लिए मुझे आपसे कुछ सवाल करने पड़ेंगे। और सर, इस सवाल के अंत में आप ये बात तय कर पाएंगे कि आप मेरे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। देखिए, आपने ये जो पहली बात की, इस पहली बात में आपने ये किया कि आपने उस शख्स से इस बात की इजाजत ले ली कि आप उससे सवाल या जवाब कर सकते हो या नहीं कर सकते। इज दैट ऑल राइट? हमने पहली बार बंदे से किस बात की इजाजत ले ली? हमने पहली बार बंदे से इस बात की इजाजत ले ली कि क्या हम उससे कोई सवाल कर सकते हैं। सर धन्यवाद, मेरा नाम अंबर अरोंदेकर है, आपने मुझे मिलने का समय दिया, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये समय मैं 3 चीजों में व्यतीत करना चाहता हूं। 1, मैं आपको बताना चाहता हूं मैं और मेरी कंपनी क्या काम करती है। 2, मैं और मेरी कंपनी आपके किसी काम आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ये जानने के लिए मुझे आपसे कुछ सवाल करने पड़ेंगे। और सर, अगर आप इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये आप बाद में तय कर लीजिएगा। अब जब बंदा वो कहता है कि ठीक है, इट इज ओके, तब आप उसको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद आप उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, आप उसको LIC का इंट्रोडक्शन देते हैं। पार्टनर्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग ना अपना इंट्रोडक्शन देने में भी इतना वीक होते हैं ना, इतना वीक होते हैं, क्योंकि हमने कभी अपना इंट्रोडक्शन को सीरियसली लिया ही नहीं। यार, कभी मैंने किसी कस्टमर के पास जाके बताने की कोशिश नहीं की कि सर नमस्ते, मेरा नाम अंबर अरोंदेकर है, मैं पेशे से एक क्वालिफाइड मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूं, पिछले 18 सालों से भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ काम कर रहा हूं, और सर इन 18 सालों में मैंने आपके जैसे 970 परिवारों को सही फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोडक्ट खरीदने में उनकी मदद की है। सर, इस दौरान मुझे $1 मिलियन राउंड टेबल नाम की एक लब्ध प्रतिष्ठित संस्था की मेंबरशिप भी मिली, मैंने वो जीती। MDRT सर वो एक प्रतिष्ठित संस्था है जहां पे फाइनेंशियल प्लानिंग इंडस्ट्री के टॉप 1% लोग जा पाते हैं, राइट? अब आप उसको कितनी भी शिद्दत से बोल दो कि सर मैंने MDRT किया है, भाई साहब आपका इंट्रोडक्शन देते वक्त क्या आप MDRT के 2 पन्ने, MDRT क्या है इसका एक 2 पन्ने का प्रिंट आउट MDRT की वेबसाइट का लाके अपने साथ रख सकते हैं, ताकि आप उसे बता सकें, ताकि उसे समझ में आए कि MDRT क्या है। वरना कई बार हमको लगता है कि यार मैंने तो उसको बोल दिया कि सर मैं MDRT हूं, भाई साहब उसको पता ही नहीं है MDRT क्या है, और आप खुश हो रहे हो कि वो MDRT सुन के हमारी इज्जत ज्यादा करेगा, उसे पता ही नहीं है ना सर। हम कई बार बोलते हैं सर मैंने आप जैसे 970 लोगों को पॉलिसी बेच दी है। ऐसे मत बोलो ना यार, पॉलिसी बेच दी है, चिपका दी है, पेल दी है, नॉट द राइट आंसर्स। सर मैंने आप जैसे 970 लोगों को एक सही जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने में उनकी मदद की है। कैन दिस बी सेड? क्या ये कहा जा सकता है? और अगर आप ये कह सकते हो, आपके पास एक प्रोस्पेक्ट्स की आप लिस्ट रख सकते हो,
अगर आपके पास एक सारे, आप जब भी किसी बंदे को पॉलिसी डिलीवर करने जाते हो तो आप उसको पॉलिसी डिलीवर करते हो, मिठाई देते हो और उस वक्त एक खुद की फोटो खींच के रख लेते हो। क्या इन फोटोग्राफ्स का एल्बम है आपके पास? क्योंकि अगर आप ऐसा एक एल्बम बना के रखते हैं तो शायद आपके एल्बम में 960 970 लोगों के फोटोग्राफ्स होते हैं, और जब भी आप शहर में किसी आदमी के पास जाते तो उन तस्वीरों को पलटते वक्त शायद उसको ऐसा लगता कि यार इनमें से 150 लोग तो ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं। आपका काम बड़ा आसान हो जाता, क्रेडिबिलिटी बड़े आसानी से बिल्ड हो जाती। लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाते। हम कभी भी किसी भी शख्स को ये बता नहीं पाते कि यार LIC एग्जैक्टली क्या है। भैया कुएं के मेंढक वाली परिस्थिति होती है। आप उसको बोलो किसी भी बंदे को कि LIC कितनी बड़ी है, यार वो नहीं समझ सकता ना। LIC की कितनी शाखाएं हैं, LIC का क्या 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 प्रीमियम है, कितनी पॉलिसीज हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले, 2 4 5 दिनों पहले आपके डेवलपमेंट ऑफिसर लोगों ने आप लोगों को LIC की नई प्रोफाइल भेजी होगी। LIC की नई प्रोफाइल, भैया मेहनत करनी पड़ेगी यार। LIC की प्रोफाइल में से कुछ चीजें छांटनी पड़ेंगी, बताना पड़ेगा कितनी ब्रांचेस हैं, कितने लोग हैं, कितने अभिकर्ता है, कितना प्रीमियम है, कितना सिंगल प्रीमियम है, कितना ग्रुप इंश्योरेंस है। ये अगर हम सब बताएंगे तब जाके हम LIC की वो इमेज बिल्ड कर पाएंगे जो इमेज हम बिल्ड करना चाहते हैं। वरना ये मान के चलना कि यार मैंने बोल दिया कि सर मैं LIC से आया हूं और सामने वाला आदमी बोले वाह आप LIC से आए हो, भैया वो समझता है कि LIC बहुत छोटी सी कंपनी है और उसको ऐसा समझने का अधिकार है। विनय सर अग्री डिसएग्री? हम जानते हैं LIC कितनी बड़ी है सर, वो थोड़ी ना जानता है। तो उसको जानने के लिए तो हमें उसे कागज पत्थर देने पड़ेंगे ना सर कि क्या है, LIC है क्या। मुझे नहीं पता कि हमने कभी ये करके देखने की कोशिश की। क्या हमने कभी LIC की जो प्रोफाइल है, हमने कभी उस बंदे को बताने की कोशिश की कि भाई साहब LIC है क्या, आप जानते हैं? देखिए मैं जो आपको बता रहा था ना LIC की प्रोफाइल, सर वो ये है LIC की प्रोफाइल। आप दिखा सकते, देख भी सकते हैं, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से मांग सकते हैं। भैया 8 जोनल ऑफिस हैं, 113 डिविजनल ऑफिस हैं, 2048 ब्रांचेस हैं, 1546 सैटेलाइट ऑफिसेज हैं और 1,08,987 एम्प्लॉइज के साथ 13,53,808 अभिकर्ताओं की फौज है LIC की। LIC का अपना पेंशन फंड है, अपना खुद का अपना क्रेडिट कार्ड है। LIC 14 कंट्रीज में काम करता है, राइट। LIC की बहुत सारी जॉइंट वेंचर कंपनी है। ये पूरा यार कंप्लीट इसमें आप यहां से आप उठा के लीजिए सारी चीजें कि LIC के पास क्या क्या है, कितने रुपए के क्लेम बांटे, कितना रुपए का LIC का सब कुछ है, ये सब आपको इस पूरे चीजों में मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, क्या हम ऐसा डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं क्या कस्टमर के पास? क्या इसको हमारी तस्वीर के साथ LIC की एक प्रोफाइल एक पन्ने की प्रिंट की जा सकती है क्या? बड़ी सिंपल होती है यार, कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है ये करने के लिए। लेकिन अगर आप प्लान करते हैं तब आप ये काम कर पाएंगे, और जब आप प्लान करके ये बात करते हैं तब आपकी बातचीत का जो इंपैक्ट आता है पार्टनर्स, वो इंपैक्ट बहुत अलग आता है। इसके बाद मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूं। देखिए ये ओपनिंग ऑफ द सेल्स कॉल है ना, ये सबसे इंट्रिकेट मामला है। ये सबसे सबसे आप मतलब इंट्रिकेट इन द सेंस, मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे सबसे इंपॉर्टेंट मामला है। जब भी हम ओपनिंग ऑफ द सेल्स कॉल करते हैं, यहां पे हम गड़बड़ कर सकते हैं, यहां पे हम गड़बड़ कर सकते हैं। और अगर हम यहां पे गड़बड़ कर गए तो हमारा इंप्रेशन खराब, और हमें अगली बार इस बंदे से धंधा तो छोड़िए, अपॉइंटमेंट तक मिलने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और इसलिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता हूं अक्सर अपने जो मेरे जितने भी साथी हैं, मैं उनसे ये बात कहता हूं कि यार आप कौन हो? यार आप सर्जन हो कि आप कसाई हो? पता है सबा मैडम, सर्जन से लोग कटने के लिए जाते हैं, खुद आगे रह के कटते हैं सर्जन से पैसे देके, और कसाई से दूर भागते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कई टाइप के सेल्स वाले लोग रहते हैं इस दुनिया में, लेकिन इस दुनिया में 90-95% जो सेल्स वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कसाई वाले मॉडल पे काम करते हैं। कस्टमर को पकड़ा और सीधे काट दिया। लेकिन साहब अगर आप ओपनिंग द सेल्स कॉल वाली ये स्क्रिप्ट फॉलो करेंगे, ओपनिंग द सेल्स कॉल वाली ये स्क्रिप्ट फॉलो करेंगे, तो शायद आपके लिए जिंदगी आसान होगी। आपकी इमेज बनेगी कि आप एक प्रोफेशनल लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हैं और आप पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ काम कर रहे हैं। आप किसी भी बंदे को यू नॉट हरी हिम अप, आप उसको जल्दबाजी नहीं करेंगे, आप उसे फोर्स नहीं करेंगे बीमा खरीदने के लिए।
लेकिन अमूमन मैंने देखा है जब भी कई सारे लोग सेल्स कॉल पे जाते हैं तो पहले 2 या 3 मिनट लगते हैं बस उनको कस्टमर से ये कहने के लिए कि सर मेरे पास एक नया अच्छा प्रोडक्ट आया है। अरे भाई साहब, आपके पास कोई भी नई अच्छी चीज आए, मुझे जरूरत तो हो। आपके पास अच्छी चीजें आती रहेंगी और मैं खरीदते रहूंगा, ऐसे चलने वाली है जिंदगी। मुझे सोच के बताइए ना यार पार्टनर्स, आप एक मेडिकल स्टोर पे जाते हो, कोई कोई अगर वहां पे मेडिकल स्टोर वाला आपको ऐसा बोले कि सर मेरे पास बहुत अच्छी नई दवाई आई है, खा लो। अरे भाई साहब, तेरे पास नहीं आई है, मैं ही खा ले। मुझे दर्द है तो खाऊंगा, दर्द नहीं है तो क्यों खाऊं भाई। लेकिन हम अक्सर ये फाइट करते रहते हैं, पता है, हम अक्सर लोगों को ये बोलते रहते हैं कि सर हमारे पास कुछ नई चीज आई है, सर ये प्लान बंद होने वाला है। भाई साहब, एक अगर डॉक्टर आपको बोले कि यार मेरा जो नर्सिंग होम है इसका ऑपरेशन थिएटर कल से 3 दिन के लिए बंद रहेगा, तो जो सर्जरी करानी आज ही करा लो। अरे भाई, करानी होगी तो ढूंढेंगे। लेकिन देखो, हम कोई चीज नहीं खरीदेंगे ऐसे। लेकिन मान के चलो यार, अगर मैं आप लोगों को ये बोलने की कोशिश करूं कि यार मेरा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बेचने का आज आखिरी दिन है, इसको खरीद लो, आप ऐसे ही खरीद लोगे क्या? नहीं, आप तब खरीदोगे जब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कोई काम की चीज है, आपको इसकी जरूरत है, तब आप मेरे साथ जुड़ोगे। लेकिन हम किसी भी कस्टमर को ऐसे नहीं बोलना चाहते। तो भाई साहब, मैं ये बताना चाहता हूं, क्या हम एक एक सर्जन की तरह काम कर सकते हैं? कैसे काम करेंगे भैया? हमें कुछ मैजिक क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। और बेसिकली जब आप सेल्स कॉल ओपन करते हो ना, तो आपका सेल्स कॉल ओपनिंग की जो स्क्रिप्ट है, इसके 2 मकसद हैं। इसका पहला मकसद यह है कि आप बहुत ही अच्छी क्रेडिबिलिटी, बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड करो अपने कस्टमर की नजर में। और दूसरी चीज जो मैं चाहता हूं वो ये है कि आपको स्टेप नंबर 3 में जो नीड एनालिसिस करना है ना साहब, नीड एनालिसिस, ये नीड एनालिसिस करने के लिए आपको ये चाहिए कि आप आपके कस्टमर का इतना भरोसा जीत लो कि आपका कस्टमर आपको फाइनेंशियल क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए रेडी हो जाए। जी हां, आप अगर नीड एनालिसिस करना चाहते हो तो नीड एनालिसिस में आपको आपका कस्टमर जवाब तो दे तरीके से। अगर आपका कस्टमर आपको जवाब ही नहीं दे रहा है, अगर आपका कस्टमर आपको जवाब ठीक से नहीं दे रहा है, वो आपके साथ इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर नीड एनालिसिस की स्टेप का कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि मैं कहता हूं कि नीड एनालिसिस करते वक्त आपके कस्टमर को जो आपने फॉर्म दिया है ना, लाइफ फैक्ट फाइंडर या लाइफ प्लानर या गोल फाइंडर, आप जो चाहे नाम दीजिए इसको, वो अगर आपका कस्टमर फील नहीं कर रहा है, अगर वो फील नहीं कर रहा है, वो सिर्फ फिल कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अगर वो फिल कर रहा है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो फिल करने के पहले फील भी करवाने में आप कामयाब रहे, तो आपके लिए जिंदगी सेट है आगे वाली। तो साहब, स्टेप नंबर 2 में भी ये होगा कि आपको कस्टमर के लिए एक स्क्रिप्ट वापरनी पड़ेगी। इस स्क्रिप्ट का कुछ हिस्सा तो मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसका कुछ हिस्सा है जो कुछ मैजिक क्वेश्चंस हैं कि भाई आप कस्टमर से पूछते हैं। मैं आपको एक मैजिक क्वेश्चन का एग्जांपल दूं। अगर हम किसी कस्टमर से पूछेंगे, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि सर जब भी आप जीवन बीमा ये शब्द सुनते हैं तो आपके मन में, आपके दिल में क्या ख्याल आता है? सर, व्हेनेवर यू हियर द वर्ड लाइफ इंश्योरेंस, व्हाट कम्स टू योर माइंड? लोग कहते हैं साहब मरने के बाद पैसा। आप लोगों को बताइएगा कि सर लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अमूमन साल में जितने भी क्लेम्स आते हैं, राइट, 93% of the people in the world receive maturity claims. Only 7% people in the world are those जिनको डेथ क्लेम के लिए अप्लाई करना पड़ता है। क्योंकि साहब बीमा हम हर एरे गहरे नत्थु गहरे को देते ही नहीं। कंपनी, द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट गिव इंश्योरेंस टू एवरीबॉडी। अंडरराइटिंग बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोसेस होता है। और जब अंडरराइटिंग आप करते हो, तब आप ये डिसाइड करते हो किसको इंश्योरेंस मिलना है, किसको नहीं मिलना है। और ये वजह है कि 93% of the claims that come to the insurance industry, they are the maturity claims. और जीवन बीमे के क्लेम्स में, जीवन बीमे के पैसे में लोगों को वो जो क्लेम्स मिले वो ऐसे क्लेम थे जिन क्लेम्स के चलते लोगों ने अपनी रिटायर्ड लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जिया है। लोगों ने इस पैसे से वर्ल्ड टूर किया है, लोगों ने इस पैसे से अपने बच्चों की एजुकेशन स्पॉन्सर की है, लोगों ने इस पैसे से अपने घर बनाए हैं। लेकिन ये सब बातें हम तब कर पाएंगे जब हमें सही तरीके से सवाल पूछना आएगा। और मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, सेल्स इज नथिंग बट द आर्ट ऑफ आस्किंग राइट क्वेश्चंस। सेल्स सवाल पूछने की कला है। तो ऐसे कई मैजिक क्वेश्चंस हैं जिसको हम करेंगे, अगर जिसको हम पूछेंगे तो हमारे कस्टमर से हम वो बातें निकाल पाएंगे जो इंफॉर्मेशन हम उससे निकालना चाहते हैं।
और अगर ये इंफॉर्मेशन हम निकाल पाए तो हम हमारे कस्टमर की नीड एनालिसिस बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लाइफ इंश्योरेंस के आपके प्रोसेस का अगला स्टेप है ओपनिंग द सेल्स कॉल के बाद, वो है नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस में एग्जैक्टली हम ये करते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। नीड एनालिसिस बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का एक दौर है, और अभी इस आज के सत्र में मैं आपके लिए वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की एक झलक दे सकता हूं, शायद जिससे आपको समझ में आए कि आप और हम कैसे कर सकते हैं नीड एनालिसिस। मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिएगा, मैं आपके लिए सब देखिएगा। नीड एनालिसिस वैसे कंप्लीटली एक डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको चूंकि अंदाज देना चाहता हूं, तो नीड एनालिसिस कैसे होगा ये आपको देखना है। देखिए, सबसे पहले आपको अगर अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस, अगर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस की बात करूं, मैं फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस की अगर बात करूंगा, तो बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस सिंपली 3 चीजों से बना है। नंबर 1, व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू वांट इन फ्यूचर? आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? जो आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, व्हाट डज इट कॉस्ट टुडे? नंबर 3 ये है, हाउ मच will it cost the day you want it? So how much you ये सिंपल 4 स्टेप्स हैं सर। आपको क्या चीज चाहिए? अब मैं अगर आपसे उदाहरण कहूं कि भाई कोई ये शख्स कहे कि मुझे मेरे बच्चे को फॉरेन भेजना है पढ़ने के लिए, या मुझे मेरे बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए प्लान करना है। अब साहब, अगर आप हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी। उदाहरणार्थ, लेट अस से, अगर मैं ये कहूं कि जब मेरे ब्रदर ने इंजीनियरिंग किया, ही कंप्लीटेड इंजीनियरिंग इन द ईयर 1994, मेरे और मैं मान के चल रहा हूं कि अब भैया, हाँ, मेरे किसी को आगे इंजीनियरिंग करनी है बाद में, मैं ये चेक करूंगा कि भाई अगर आज इंजीनियरिंग का पैसा लग रहा है इतना, तो फ्यूचर में कितना लगने वाला है, ये निकालना हो अगर हमें, तो हम ये चेक करेंगे कि भैया मेरे ब्रदर ने 1994 में इंजीनियरिंग किया था, मेरे बेटे ने 2020 में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, मेरे ब्रदर के इंजीनियरिंग में 60,000 रुपए खर्च आया था, बेटे की इंजीनियरिंग में 6 लाख रुपए खर्च आया। तो ये किस रेट से एजुकेशनल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है? साहब, ये CAGR है, और ये एजुकेशनल इन्फ्लेशन 9.26% से बढ़ रहा है। अब अगर आज हम ये कह लें कि ये 9.26 रेट से एजुकेशनल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और अगर मैं ये कहूं कि आज की तारीख में जो इंजीनियरिंग कोर्स 7 लाख रुपए का है, अगर वो इंजीनियरिंग कोर्स किसी बच्चे को 15 साल बाद करना है, तो कितने का होने वाला है? सब एट 9.26%, 15 साल बाद जो आज 7 लाख रुपए का कोर्स है, वो 26,42,000 रुपए का होने वाला है। 26,42,000। ये मैं आपको छोटी सी कैलकुलेशन जो कर रहा था, ये आप यहां देख सकते हैं। मैंने आपको कहा ये CAGR है। 1994 में 6,000 रुपए था, 60,000 रुपए था, 2020 में 6 लाख रुपए था, तो 9.26% रहा, जो जिसको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है। इसको आप ये मान सकते हैं, इस रेट से महंगाई बढ़ रही है। ये सारी चीजें हो सकता है आपको आज बड़े आसानी से समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये आपको समझना पड़ेगा, और न सिर्फ आपको ये समझना पड़ेगा, ये आपको आपके संभावित ग्राहक को भी समझाना पड़ेगा। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीजें आपको इस तरह की बहुत सारे वीडियोस वगैरह मिलते रहें, अगर आप इस तरह के बहुत सारे वीडियोस वगैरह प्राप्त करते रहना चाहते हो,
तो मैं आपको अपने YouTube चैनल की और मेरी Facebook कम्युनिटी की लिंक चैट बॉक्स में पोस्ट कर रहा हूं। आप इस चैट बॉक्स को कि इस लिंक को आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक करना है और सब्सक्राइब करना है। ये सारे वीडियोस आप तक आते रहेंगे। तो साहब देखिए, नीड एनालिसिस की जो मैं आपसे बात कर रहा था, वो नीड एनालिसिस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप भी कोई चीज बिना जरूरत के नहीं खरीदते। तो क्या हम ऐसा कोई कैलकुलेशन है, ऐसा कोई मेथड है, ऐसा कोई प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम लोगों को उनकी नीड का एहसास करा सकें, और अगर सामने वाले बंदे को उसकी नीड का एहसास हुआ तो फिर वो 100% आपसे कोई भी चीज खरीदता है। लेकिन अगर उसको ऐसा नहीं लगता कि इस चीज की जरूरत है उसे, तो आप चाहे जो प्राइस दे दें, कोई भी सामने वाले व्यक्ति ने ये चीज नहीं खरीदनी। इसलिए आपका नीड एनालिसिस का एक्सपर्ट होना नितांत आवश्यक है। अगर आप नीड एनालिसिस करके पॉलिसी बेचने वाले हैं तो आपका टिकट साइज बढ़ने वाला है, आपका एमडीआरटी सीओटी टीओटी इजी होने वाला है। तो नीड एनालिसिस क्या है, इसके बारे में आपको जानने के लिए एक बहुत सारे टाइम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं अभी हाल फिलहाल अगले सेल्स प्रोसेस की तरफ चलता हूं। अगली स्टेप जो है सेल्स प्रोसेस की, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इट इज एस्टेब्लिशिंग द सॉल्यूशन एंड क्लोज। देखिए, अब ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। हमने नीड एनालिसिस कर लिया, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि अब हम सामने वाले आदमी को अपना सॉल्यूशन पिच करें और वो खरीदे। आप सॉल्यूशन किस तरह से पिच कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप सॉल्यूशन अगर ठीक तरीके से पिच नहीं कर पाए, तो सामने वाले आदमी की आपने नीड एनालिसिस की होने के बावजूद भी इस बात की संभावना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे सॉल्यूशन ना खरीदे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है अ बेनिफिट इज अ बेनिफिट ओनली इन द आईज ऑफ कस्टमर। तो क्या आप अपना प्रोडक्ट पिच करते वक्त इस स्मार्टनेस का परिचय देते हैं कि आप सबसे पहले कस्टमर से पूछें कि सर आपकी आपकी जरूरत क्या है, क्या है आपको समझ में आई? अच्छा सर, अगर आपको आपकी जरूरत समझ में आ रही है तो जो आइडियल प्रोडक्ट आप चाहते हो उस प्रोडक्ट में क्या क्या होना चाहिए करके आप लिस्ट कर लीजिए पूरी चीजें। पहले कस्टमर से पूछ लीजिए कि उसे क्या क्या चाहिए। एक बार जब ग्राहक ने आपको बता दिया कि एक आइडियल सॉल्यूशन में उसे ये चाहिए, तब अगर आप उसे अपना प्रोडक्ट या प्लान कॉम्बिनेशन पिच करेंगे तो आसानी रहेगी। लगभग मैं वही बात कह रहा हूं साहब। मान के चलिए आपके यहाँ आपकी बेटी को कोई लड़के वाले देखने आ रहे हैं, या आप किसी लड़के को देखने जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये उचित होगा कि हम सबसे पहले ये तय कर लें, उस लड़के से पूछ लें कि भैया तुम्हें किस तरह की कन्या पसंद है, या हम कन्या से पूछ लें तुम्हें किस तरह का बंदा पसंद है। और अगर वाकई वो बंदे वैसे हों जैसे उनको पसंद है, तो आगे की स्टेप यानी कि उनको मिलवाने का फायदा है। अन्यथा ऐसा होने वाला है कि आप मिले और होना जाना कुछ नहीं है। तो अगर हम कस्टमर को उसका उसका उसकी रिक्वायरमेंट क्या है ये समझने के बाद अगर हमने प्रोडक्ट पिच किया, तो शायद हमारे लिए जिंदगी आसान होने वाली है। कस्टमर को क्या जरूरत है ये पूछ लें। अमूमन आप किसी भी कस्टमर से पूछ सकते हैं, उसे रिटर्न्स चाहिए, उसे रिस्क चाहिए, उसे शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन प्रीमियम पेमेंट टर्म चाहिए, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन चाहिए, क्या चाहिए, इसकी एक एक्सेल शीट बना लीजिए और उसको बोल दीजिए कि ये चीजें चाहिए, जो चीजें चाहिए उस पर टिक कर। और उसके बाद जब आप उसे पिच करेंगे तब जाके आप उसे बता सकते हैं, देखिएगा साहब बड़ी सिंपल सी बात है, आप जितनी शक्कर डालेंगे हलवा उतना मीठा होगा। अगर कस्टमर चाहता है कि उसे प्रोडक्ट में सब कुछ मिले, तो वो प्रोडक्ट महंगा आएगा। एक टर्म प्लान के मुकाबले एक एंडाउमेंट प्लान महंगा इसीलिए होता है क्योंकि टर्म प्लान में आपको पैसा तभी मिलता है जब आपकी डेथ होती है। इफ यू डोंट डाई यू डोंट गेट द मनी, बट इन एन एंडाउमेंट व्हाई डू यू गेट मोर मनी इवन इफ यू डाई, व्हाई डू यू गेट मनी इवन इफ यू लिव। आप एंडाउमेंट में सब तरीके से क्यों जाते हैं, क्योंकि एंडाउमेंट प्लान की उस हिसाब से प्राइसिंग अलग की हुई है। द प्राइस हैज जितनी ज्यादा आप प्राइस देंगे उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी कस्टमर तब आपसे कोई चीज खरीदेगा जब वो प्रोडक्ट उसे वाकई एक सॉल्यूशन के तौर पे नजर आ रहा हो। अगर उसको आपका प्रोडक्ट सॉल्यूशन के तौर पे नजर नहीं आ रहा, तो आप चाहे जितनी बातें बता दीजिए, जितने फीचर्स बता दीजिए, सबको वो उस शख्स ने वो प्रोडक्ट नहीं खरीदना। तो आप अपना अपना प्रोडक्ट कैसे पिच करते हैं? आमतौर पर अगर मैं आपकी जगह रहूंगा तो मैं कस्टमर से पूछूंगा उसे क्या चाहिए, और जब आप कस्टमर से पूछेंगे उसे क्या चाहिए, कस्टमर को जो चाहिए, फिर आप देखिएगा कि क्या आपके प्रोडक्ट में वो सारी चीजें हैं। और अगर कस्टमर ने जो चीजें आपको बताई है उसे ये चाहिए, उसे नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। इसके पहले कि आप कस्टमर को अपना प्रोडक्ट दिखाएं, अपना प्रोडक्ट लिस्टेशन दिखाएं, अपने प्रोडक्ट में क्या कैलकुलेशन है वो दिखाएं, उससे पूछिए कि क्या आप यही कह रहे हैं, यही चाहिए आपको। और जैसे हमें कस्टमर को क्या चाहिए इसकी क्लैरिटी आ गई, हमारी जिंदगी आसान होने वाली है। यस और नो? मुझे प्लीज वाई या एन करके टाइप करके बताइएगा अगर हमें इस बात की क्लैरिटी आ गई। अगर हमने कस्टमर से बड़े क्लियरली पूछ लिया कि सर आपको क्या चाहिए,
उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट पिच करें तो आपको नहीं लगता हमें फर्क पड़ेगा। लेकिन अमूमन पता है क्या होता है साहब, हम कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट प्रिपेयर करके नहीं जाते। अमूमन तो होता ही है कि हम अपने दिमाग में पहले से एक प्रोडक्ट लेके जाते हैं। हम हमें हमें पता होता है कि यार मैं इसको जाकर जीवन उमंग बेचूंगा, या एचडीएफसी वाले आदमी को पता होता है कि मैं इसको जाकर संचय प्लस बेचूंगा, संचय पार बेचूंगा। टाटा एजी वाले को पता होता है कि मैं क्या बेचूंगा, मैक्स वाले को पता होता है मैं क्या बेचूंगा। तो हम कभी भी इस बात की प्लानिंग तो करके जाते ही नहीं कि मैं कस्टमर की नीड को एनालिसिस करूंगा और फिर उसे बेचूंगा। हमारे मन में ऑलरेडी एक प्रोडक्ट होता है और हम उसको वो प्रोडक्ट लेके जाना चाहते हैं। दैट्स नॉट द राइट मेथड पार्टनर्स, दैट्स नॉट द राइट मेथड। अगर आपका तुक्का चल गया तो चल गया, लेकिन अगर आपका तुक्का नहीं चला तो आपका कस्टमर हाथ से चला जाएगा, क्योंकि आपने उसकी नीड को जानने की कोशिश नहीं की, आपने जानने की कोशिश नहीं की उसे क्या चाहिए। देखिए कई बार आप अपने मन से मान के चलिए आपके घर पे एक मेहमान आने वाला है और आपने अपने मन से मान लीजिए चिकन या मटन बना के रखा, और वो मेहमान आने के बाद आपको बोलता है, ओ आई एम सॉरी आई डोंट ईट नॉन वेज। स्टोरी खत्म है, उलझ गई। तो भैया मेहमान को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, व्हाई नॉट आस्क हिम, यार उससे पूछे क्यों ना। डू यू थिंक आपको कस्टमर से पूछना चाहिए उसे क्या चाहिए? अगर आप कस्टमर की नीड एनालिसिस करने के बाद कस्टमर से पूछेंगे क्या चाहिए तो आपकी कामयाबी का प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा पार्टनर्स। और अगर आप ये कर लेंगे ना, देखिए हमारे साथ पता है प्रॉब्लम क्या होती है, हम प्रोडक्ट भी अच्छे से पिच कर लेते हैं, हम प्रोडक्ट अच्छे से पिच कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद प्रोडक्ट पिच करने के बाद हम क्लोजिंग करना ही भूल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार मैंने अगर अच्छे से प्रोडक्ट पिच कर दिया है, अगर मैंने अच्छे से प्रोडक्ट पिच कर दिया है तो कस्टमर अपने आप ले लेगा। लेकिन मैं आपको सूचित करना चाहता हूं सर, कोई भी कस्टमर अपने आप नहीं लेता। नो कस्टमर बाइज ऑन हिज ओन। आपको क्लोजिंग करनी पड़ेगी साहब। आज तक ऐसा मामला बहुत ज्यादा नहीं हुआ है कि खुद ढूंढ रही है शम्मा जिसे क्या बात है उस परवाने की। भाई साहब अगर आप चाहते हैं कि आपका इश्क मुकम्मल हो तो इजहार इश्क से मत डरिए, इजहार कीजिए। और हमारा इजहार ये होता है कि हमें क्लोजिंग करनी पड़ेगी पार्टनर्स। लेकिन अगर हमारे पास क्लोजिंग करने की एबिलिटी नहीं है तो फिर हम फेल होते रहेंगे। क्लोजिंग मतलब क्या भाई साहब? चेक मांगना यानी क्लोजिंग। अगर आप किसी कस्टमर के पास जाके उसे बोलते हैं कि सर अगर आपको मेरी सारी बात समझ में आ गई हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि प्रोडक्ट आपके परिवार के लिए सही है, आपके लिए सही है, तो सर आप मुझे बताइए आप पेमेंट चेक से करेंगे कैश करेंगे? सर तो एक काम कर लें, आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटोकॉपी है आपके पास, अगर हो तो मुझे दे दीजिए। अच्छा सर मैं एक काम करता हूं, मैं मेरे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट से कह के एक ऑनलाइन लिंक बना देता हूं, हमारा चेक और इसका उसका काम सारा रुक जाएगा, आप ऑनलाइन लिंक के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें क्लोजिंग है। लेकिन अगर हम क्लोजिंग नहीं कर पाए ठीक से तो लाइफ हमारी डिफिकल्ट है। क्लोजिंग की भी बहुत दिलचस्प टेक्निक्स होती हैं। मैं जब भी प्रोग्राम में आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और इसमें आखिरी जो स्टेप होता है पार्टनर्स, वो होता है रेफरल्स लेना, इजीली रेफरल्स। कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि अंबर इजीली रेफरल्स नहीं मिलते। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, अंग्रेजी की कहावत है जो ये कहती है, अनलेस यू आर प्रिफर्ड यू मे नॉट बी रेफर्ड। यार अगर हम रेफरेंस की टेक्निक्स कौन सी अपना रहे हैं? जब भी हम किसी कस्टमर को कहते हैं कि सर मुझे थोड़े से रेफरेंसेस दीजिए, तो कस्टमर को ऐसा लगता है कि उसे ऐसे नाम बताने जरूरी हैं जो बीमा खरीदने वाले हैं। फिर कस्टमर अपने दिमाग में प्रोस्पेक्टिंग करता है कि यार अंबर खरीदेगा, राहुल नहीं खरीदेगा, अनिल खरीदेगा, जितेंद्र नहीं खरीदेगा, और फिर वो आपको वही नाम देता है जो खरीदेंगे। लेकिन सर आपको इस बात को नहीं लगता देख के कि यार आप ऐसे नहीं सोचते कि यार एक्चुअली कस्टमर को प्रोस्पेक्टिंग करने की जरूरत थोड़ी है यार, प्रोस्पेक्टिंग तो हम करेंगे। 10 में से 9 लोग जिन्होंने हमसे खरीदा, कोई पहली बार में हाँ थोड़ी बोल गए थे, आपने और उन्होंने, आपके जैसे लोगों ने उनको हाँ बोलने के लिए राजी किया है। तो हम तो ये चाहते हैं कि यार हमारा कस्टमर हमें बस नाम दे दे, उससे हाँ तो हम बुलवा लेंगे बाद में, हमारे पास वो स्किल है। लेकिन 10 में से 9 बार ऐसा होता है कि हमारा कस्टमर ही हमको नाम देने से कतराता है। उसकी वजह है, आप रेफरेंस कैसे मांगते हैं? रेफरेंस मांगने की टेक्निक है साहब, रेफरेंस मांगने को रेफरेंस मांगना मत कहिए। आप किसी भी कस्टमर को ये कह सकते हैं कि सर मुझे बताइए अगर आज आपके घर में कोई शादी होती तो इस शहर में से कौन से 25 लोग ऐसे हैं जिनके कार्ड आप सबसे पहले लिखते, मुझे उन लोगों के नाम चाहिए। और आप ये तब मांग सकते हैं जब आपको इस बात का यकीन होगा कि आपने जिस कस्टमर के साथ काम किया है, आपने आपने उसको बिल्कुल खोया नहीं है, आपने उसको पकाया नहीं है, वो आपसे इरिटेटेड नहीं है, वो बड़े आराम से आपको नाम दे देगा साहब। लेकिन हाँ, अगर आपने उस कस्टमर को ठीक से नहीं ट्रीट किया है तो फिर आप परेशान होंगे, आपको रेफरल्स नहीं मिलेंगे।
रेफरल गैदरिंग के लिए भी एक स्क्रिप्ट होती है जहां पे हम ऐसा कहते हैं, सर हाय वेल अंबर, you know, I know that insurance is not subject matter of social conversations and hence you may not know who wants to buy insurance, but if you could help me in my business, would you? अंबर, अगर आप मेरे व्यवसाय में मेरी मदद कर सकते तो क्या आप करते? मैं बोलूंगा साहब बिल्कुल करता। फिर आप बोलेंगे देखिए मुझे पता है कि बीमा सोशल चर्चा का हिस्सा नहीं होता, इसलिए आपको ये तो नहीं पता होगा कि कौन बीमा खरीदना चाहता है, कौन नहीं खरीदना चाहता। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि आप मुझे ऐसे अपने कुछ दोस्तों के नंबर्स दे दीजिए जो अपनी जिंदगी में कामयाब हों, दे मस्ट बी ऑन देयर वे अप एंड दे लव देयर फैमिली, जो अपनी जिंदगी में कामयाबी की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चले जा रहे हों, और ऐसे लोग जो अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से प्यार करते हों। क्योंकि साहब इंश्योरेंस इज एन इमोशनल डिसीजन एंड आई रियली बिलीव इट इज ओनली फॉर द इमोशनल पीपल हु सेल इंश्योरेंस। तो अगर आपको इंश्योरेंस के इस बिजनेस से इमोशनल कनेक्ट है पार्टनर्स अगर आपका, तो मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, मैं एक 4 दिनों का एक बड़ा बेसिक सा प्रोग्राम लेके आ रहा हूं जिसको मैं कहता हूं लाइफ सेलिंग स्किल वर्कशॉप। जी हाँ, सेलिंग स्किल वर्कशॉप। इस सेलिंग स्किल्स में मैं आपको सेल्स के ये सारे जो 5 स्टेप्स हैं 4 दिनों में, ये 5 स्टेप्स बहुत डिटेल में आपके साथ बात करने वाला हूं, एंड इट इज देन गोइंग टू बी अराउंड 8 to 12 hours of core focused exclusive program aimed at sharpening selling skills। जी हाँ साहब, जो ये 4 दिन का कार्यक्रम होगा ये एक्सक्लूसिवली सेल्स से रिलेटेड होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ सेल्स स्किल्स के ऊपर आपकी काबिलियत बढ़ाने के लिए या आपकी मदद करने के लिए मैं प्रोग्राम डिजाइन कर रहा हूं। अगर आप इस प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़ते हैं तो क्या फायदे होंगे मैं आपको बताना चाहता हूं। आप यू विल गेट मोर अपॉइंटमेंट्स, एंड मोर अपॉइंटमेंट्स मीन मोर कॉल्स, एंड मोर कॉल मींस मोर क्लोजर। जी हाँ साहब, अगर आप मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ज्यादा अपॉइंटमेंट्स मिले, आप अपने कस्टमर के दिमाग में ट्रस्ट बिल्ड कर सकें, और अपने आप को औरों के मुकाबले थोड़ा मुख्तलिफ, थोड़ा जुदा, थोड़ा अलग साबित कर सकें, आप अपने प्रोडक्ट को स्मार्टली पिच कर सकें, और आप अपने कस्टमर से थोड़े से एक्स्ट्रा रेफरल्स ले सकें। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम, इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम भी अगर आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और सर दिस प्रोग्राम इज एक्चुअली एज आई सेड इट्स अ 4-day प्रोग्राम एंड अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्रोग्राम, एक्सट्रीमली अफोर्डेबल प्रोग्राम। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एक इस तरह का कोई प्रोग्राम है ना, आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जो सेल्स के लिए, कंप्लीट सेल्स ओरिएंटेशन के लिए कोई एक प्रोग्राम हो, मुझे बताइएगा आपकी नजर में ऐसे प्रोग्राम की एक जो 4 days ऑफ सेशन हो, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द फेयर प्राइस ऑफ सच प्रोग्राम? प्लीज, यू मे नॉट ज्वाइन, आप शायद ना ज्वाइन करें, लेकिन मेरे लिए चैट बॉक्स में एक इंटेलिजेंट एक कोई फिगर आप मुझे बताइए, ट्राई करके बताइए, गेस करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा एक कोई पूरा कंप्लीट सेल्स ओरिएंटेड प्रोग्राम रहे तो आप इसके लिए क्या प्राइस पे करना चाहेंगे? आपके हिसाब से इस प्रोग्राम की राइट प्राइस क्या हो सकती है? दैट इज व्हाट आई वांट यू टू नो। सुधीर जी आपने कहा है 6,000 रुपीज। थैंक यू सो मच सुधीर जी। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर सुधीर जी ने सुधीर जी ने अगर ये प्रोग्राम की प्राइस बताई है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये प्रोग्राम पहली बात 24, 25, 26, 27 अगस्त को ये 4 दिन लगातार ये प्रोग्राम रहेगा, मॉर्निंग 8:30 टू ये 11 AM। और इसकी प्राइस सुधीर साहब 6,000 रुपए में मैं आपके 5 अभिकर्ताओं को इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकता हूं। मैंने अभी इस प्रोग्राम की प्राइस सुपर अफोर्डेबल यानी कि जस्ट 1,200 रुपीज रखी है, जस्ट 1,200 रुपीज, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ज्यादा से ज्यादा अभिकर्ता इस प्रोसेस को सीखें। साहब जब मैं ये प्रोग्राम ऑफलाइन करता हूं, मैंने बंबई में ये प्रोग्राम ऑफलाइन किया है, पुणे में ये प्रोग्राम ऑफलाइन किया है, नागपुर में ये प्रोग्राम ऑफलाइन किया है, तब एक बंदे की 2 दिन के फुल प्राइम प्रोग्राम, मतलब मॉर्निंग में शुरू होता है 9 बजे, रात को लोग होटल में रुकते हैं, अगले दिन शाम को जाते हैं, तो ये प्रोग्राम लगभग 12-14 हजार रुपए की प्राइस पे मैंने आज से 4-4, 5-5 साल पहले तक किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत मेरा सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोग्राम है, ऑफलाइन बिकने वाला सबसे ज्यादा प्रोग्राम है। इसे सेलिंग स्किल वर्कशॉप कहते हैं, और मैं गारंटीड आपको कह सकता हूं कि आपके तमाम, अगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर हैं तो आपके अभिकर्ता, अगर आप इंडिविजुअल अभिकर्ता हैं तो आप सबके लिए ये बहुत काम आने वाला है। और इसका मेथड सिंपल सा वही है, आप लोगों को कि मैं इसके स्क्रीन पे मैंने अपना ये मोबाइल नंबर शेयर किया है 7007048705।
आप इस नंबर पर ये पेमेंट व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये पेमेंट गूगल पे के माध्यम से कर सकते हैं और आप इस प्रोग्राम के लिए एनरोल कर सकते हैं। अगर आप में से कोई इस प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है तो इस ऑनलाइन लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप मुझे कॉल कीजिए मेरे मोबाइल नंबर यानी कि 7007487005 पर। और अगर आप तो खुद मेरे इस प्रोग्राम के लिए एनरोल कर रहे हैं, अगर आप आपके किसी अभिकर्ता मित्र को मेरे साथ इस कार्यक्रम में जोड़ते हैं तो उसके लिए आपको क्रेडिट मिलते हैं और उन क्रेडिट्स को आप मेरे अगले एडवांस प्रोग्राम्स में डिस्काउंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल वो बात की बात है, आप सब लोग मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने बड़े शांतिपूर्वक ढंग से मुझे सुना। इस बात के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और अब आखिरी के कुछ देर में मैं आप तमाम दोस्तों को अनम्यूट करना चाहता हूं ताकि अगर आपके कोई भी सवाल हो अगर तो आप ये सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट करने की इजाजत मैंने दे दी है। पार्टनर्स, अगर कोई भी सवाल हो, देखिए आप में से कई सारे लोगों के मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं है, जो चाहते हैं कि उनको स्क्रिप्ट मिल जाए। आप में से जिनके नंबर है उन्हें देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके नंबर नहीं है अगर वो चाहते हैं कि उन्हें ये स्क्रिप्ट वगैरह सारी की चीजें मिले तो आप मुझे प्लीज अपना नंबर दे दीजिए, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। आखिरी के लगभग 5-7 मिनट 9 मिनट मैंने आपको अनम्यूट करने की इजाजत दे दी है। अगर आप मुझसे कोई सवाल जवाब करना चाहते हो तो कर सकते हो। I am done and thank you so much for sparing your valuable time. Thank you so much. Thank you so much also sir आपका। Thank you. कोई सवाल? नहीं, आज नहीं है सर। Okay. Anybody else? किसी और को कोई सवाल? Thank you sir. नहीं, बस मेरा सवाल, मेरा आंसर मिल गया मुझे। Okay. मेरा आंसर स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिला। स्क्रिप्ट, मेन स्क्रिप्ट ओपनिंग। जी हाँ। राइट सर, थैंक यू सर। ओके राहुल, थैंक यू। सर मेरा एक सवाल है। प्लीज। हेलो। हाँ जी बोलें। जैसा कि आपने कहा था कि हम किसी के यहाँ जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो डायरेक्टली अपने मुद्दे पर आए, मन अपने एम पर आए और डायरेक्टली अपना जो भी है वो करें। लेकिन अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि एक पर्सन जब कहीं जाता है तो स्टार्ट करने से पहले जस्ट से कि नाइस हाउस, यानी कुछ ऐसा बोलता है जिससे आगे वाला जो है, जो कस्टमर है हमारा, दे फील वेरी गुड। और उसके बाद फिर वो खुश होने के बाद भी मतलब बहुत अच्छे से हमको ट्रीट करता है, हमको सुनता है। ओके। तो ये इस बात से मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहती। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? शाजिया शेख। माय नेम इज शाजिया शेख। शाजिया जी, देखिए कैसा है ना, एक जमाना था जब हम ये कह सकते थे कि लोग ना बड़े सोशल होते थे, बड़े सोशल, राइट। जब आप किसी इंसान के पास जाके ये बातें कीजिए तो उसको अच्छा लगता था। अभी क्या दिक्कत है, आप किसी आदमी के साथ व्यापार या व्यवसाय करने के लिए गए हैं, है ना, यू हैव गॉन टू डू बिजनेस विद हिम, राइट। अगर आप किसी आदमी से बिजनेस करने के लिए गए हैं और आप उसे पहले घर की तारीफ करते हैं, कपड़ों की तारीफ करते हैं और फिर उसके बाद जब आते हैं तो कई बार बंदा ये फील करता है कि आपका घर मतलब जस्ट सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ये नहीं कि आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं या आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है या इतना सब कुछ नहीं, जस्ट एक सिंगल सेंटेंस टू स्टार्ट आवर कम्युनिकेशन। बताइए आप मुझे क्या बोलेंगे? चलिए मान लीजिए आप मेरे पास कॉल करने आए हैं, है ना, आप मुझे बताइए कि आप मुझे क्या कोई भी एक सेंटेंस बोलिए। डिपेंड्स कि सर अगर हम किसी के ऑफिस में अपॉइंटमेंट ले रहे हैं किसी से, शाजिया मैम, वहां पर ये सब नहीं बोलेंगे। शाजिया मैम, आप मान के चलिए आजकल तो ऑनलाइन भी होता है, जूम के जरिए भी आप मिलते हैं लोगों से जी। तो मान के चलिए आप मेरे साथ जूम पे मिल रहे हैं और आपको मेरा रेफरेंस, आपका डेवलपमेंट ऑफिसर कौन है शाजिया जी? फुलजल है सर। ओके, तो आप ये सोच के देखिए कि आपको मेरा रेफरेंस फुलजेले सर ने दिया है, राइट। अब आप मुझे मेरे आई हैं मुझसे मिलने, आप क्या बोलेंगे मुझे जूम पे? आप भी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज। वीडियो ऑन नहीं करती।
कोई बात नहीं, मत कीजिए। आप क्या कहेंगे वो बताइए मुझे, कैसे वही call मैं आपसे, करेंगे? क्योंकि मैं आई एम अ न्यू एजेंट, सो आई वांट टू नो कि एक्चुअली मैंने थोड़ा सा कहीं देखा है, इसीलिए ये डाउट आया मुझे। कोई बात नहीं शाजिया मैम, आप मुझे ये तो बताइए कि आप कैसे बातचीत शुरू करेंगे। आप बातचीत शुरू कर दीजिए, रोल प्ले करते हैं। रेफरेंस के थ्रू अगर हम आएंगे तो हाँ ऑब्वियसली रेफरेंस के थ्रू से ही बात करेंगे कि फुलजर सर के थ्रू मैं आपके यहाँ आई हूँ। ठीक है। और जो भी इंट्रो आपने बताया था अपना, मैं वो दूंगी, क्या मैं एजेंट। सुनिए और सुनिए सुनिए शाजिया मैम, मैंने तो आपको ये कहा था कि जब आप कॉल शुरू करते हैं ना, तो आपको दूसरी कोई बात करनी ही नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप घर की या किसी और चीज के बारे में कुछ बात करना चाहते हो, देखो कई बार क्या होता है ना, हम घर भर को गोली मारिए। अगर मैंने किसी बंदे से ऐसे ही पूछ लिया, हाय सर हाउ आर यू, राइट, ये तो बड़ा कॉमन सवाल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भैया अभी मान के चलिए, अगर आज ही मेरे हाथ से कोई बड़ा बिजनेस निकला है, या मेरे घर में किसी की तबीयत खराब है, या मेरे जान पहचान में किसी की डेथ हुई है, और अगर आपने मुझसे पूछ लिया कि हाय अंबर जी हाउ आर यू, तो मैं आपको क्या बोलूंगा? मैं आपको ये बोलूंगा कि शाजिया जी आई एम नॉट वेल एट ऑल, आई एम नॉट इन द राइट मूड। और हो क्या गया? मैं शायद आपको अदरवाइज नहीं बोलता, लेकिन आपने मुझसे सवाल पूछ लिया हाउ आर यू, और अब मैं बोल दिया आपके साथ, अब आप बैकफुट पे चले गए, आप क्या करोगे? तो मैं तो बोल रहा हूं आपको हाउ आर यू वगैरह भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं, आप सीधे गए, सर नमस्ते, माय नेम इज अंबर अरोंदेकर, थैंक यू सो मच फॉर sparing your valuable 45 minutes. I would like to utilize this time in order to explain to you what do I do and how does my what does my company do. yes. इसलिए मैम, जब अगर आप मेरे साथ इस कोर्स में जुड़ते हो, तो मैं आपको जो डिटेल देने वाला हूं, उस डिटेल में आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। Yes sir, Right? I will try. No Definitely I will join. चलिए, any other question from anyone please? और मेरे किसी दोस्त का कोई सवाल? हेलो। हाँ जी सर, लखनऊ से मदन गोपाल। नमस्ते जी। सर नमस्ते, मैं आपके साथ LIRT मीटिंग में कई बार मैंने आपको सुना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपका प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा हूँ, बस खाली इतना ही बताना था मुझे। थैंक यू मदन सर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके राइट पार्टनर्स, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक, डू ग्रेट इन लाइफ। अगर कोई और सवाल हो तो मुझे बताइएगा, अन्यथा मैं आपको आज के लिए आजाद करता हूं।